पे है ये? Okay, so this is the third class of QM time value of money, correct? सेकेंड क्लास में बेसिकली कैलकुलेटर पे फोकस था. वैसे देखा जाए ना हमने बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं किया है. एक बार रिवाइज करें. फर्स्ट एलओएस था इंटरेस्ट रेट का इंटरप्रिटेशन, इंटरेस्ट रेट का इंटरप्रिटेशन, और इंटरेस्ट रेट का 3 इंटरप्रिटेशन था. मैं हिंदी में बोल रहा हूं, उसका अगर वर्ड्स आप लोग की तरफ से आ जाए तो बढ़िया रहेगा. ठीक है. द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन वाज, सर अपने जहां पे इन्वेस्ट करने वाले हैं वहां पे जो रिस्क इन्वॉल्व है, सुन लो पूरा, उसके हिसाब से कहीं और पे इन्वेस्ट करें तो अपने 14% अर्न कर सकते हैं. इसलिए यहां पे भी हम लोग को 14 चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. तो एंड बिलीव मी, इट्स द अंडरस्टैंडिंग दैट मैटर्स. इंग्लिश लैंग्वेज काम का नहीं है. यू कैन अर्न 14% एल्सवेयर, तो इन दैट केस यू रिक्वायर 14% ओवर हियर बिकॉज दैट्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके. नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. सेकेंड था, तुम सामने से हट जाओ, इसको ऐसे करके दे देना मेरे को. नेक्स्ट है योर, जहां मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं वहां पे इतना रिस्क इन्वॉल्व है. ये रिस्क को देखते हुए मेरे को तो इतना रिटर्न चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ओके, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. तीसरा, अगर मेरे को 5 साल बाद 1 लाख चाहिए बिकॉज ऑफ अ सर्टेन थिंग, 1 लाख, तो आज मैं कितना पैसा जमा करूं जिससे 1 लाख बन जाए? डिस्काउंट रेट 1 लाख डिवाइड बाय 1+R. तो वेन एवर यू थिंक अबाउट इट, समटाइम्स इट मे हैपन दैट आप तीनों को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो. डिस्काउंट रेट को डिफाइन नहीं कर रहे हो, डिफाइन पे नहीं चल रही. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे चल रहे. अंडरस्टूड. तो डू नॉट टेक एन ओवर स्ट्रेस कि आई एम नॉट एबल टू डिफाइन. ठीक है. तो सेकेंड एलओएस था कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, और कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट में देयर वर 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट. नंबर 1, रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न. नंबर 2, इन्फ्लेशन प्रीमियम. नंबर 3, रिस्क प्रीमियम. रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न, इन्फ्लेशन प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम. और रिस्क प्रीमियम में 3 तरह का रिस्क प्रीमियम था. लिक्विडिटी, मैच्योरिटी, डिफॉल्ट. लिक्विडिटी, मैच्योरिटी, डिफॉल्ट. तो ऑन द होल 5 कॉम्पोनेंट्स हो गए. ठीक है. अब मैं बोल रहा हूं उसको वंस अगेन हिंदी में, यू हैव टू फिल इन द वर्ड्स. We are expecting the prices of goods and services to go up by 4.5% next year, and therefore we want 4.5% more. Inflation premium. ठीक है ना? 4.5% extra चाहिए inflation premium. We are going to invest for 10 years instead of 1 year. 10 years instead of 1 year, and that is why I want 2% more. Maturity risk premium. Okay, maturity risk premium. तीसरा, we are going to invest in a non-treasury security as compared to a treasury security, non-treasury as compared to a treasury security, and therefore we want dash and dash premium more. डिफॉल्ट एंड लिक्विडिटी दोनों आते हैं, ध्यान रखिए. बहुत जन मिस कर जा रहे लिक्विडिटी. ट्रेजरी आते ही वो लिक्विड है, ट्रेजरी में एकदम लिक्विडिटी है, यू कैन एंटर एंड एग्जिट फास्ट. बट व्हेन यू गो फॉर नॉन ट्रेजरी इट्स इलिक्विड. तो आप लोग को डिफॉल्ट वाला पार्ट याद आ जाता है कि सर नॉन ट्रेजरी बोल रहे तो डिफॉल्ट, बट बहुत जन लिक्विडिटी वाला पार्ट मिस कर जाते हैं. जब भी अपने ट्रेजरी से बाहर निकल रहे हैं, देयर इज अ लैक ऑफ लिक्विडिटी, यू वांट लिक्विडिटी प्रीमियम. करेक्ट. ओके. और जाहिर है सबसे बेसिक जो है कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी, आई एम सैक्रिफाइसिंग कंजम्पशन. So therefore I want what? Risk free real rate. Risk free real rate. ठीक है. तो real मतलब without inflation, nominal मतलब with inflation. Real without inflation, nominal with inflation. If you are investing your money somewhere, if you are investing your money somewhere where you are going to suffer inflation, you are going to suffer inflation, you should demand nominal return या real return. Nominal, because you are going to suffer inflation. But if you are investing your money somewhere where you are not going to suffer inflation, you demand what? Real return. Clear? Correct? तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डेफिनेशंस में या लिखाते समय कोई चीज को कॉन्क्रीटली लिखाया नहीं है, बट अपने इतने बार उस चीज को रिपीट कर रहे हैं ना, इट शुड बी ऑब्वियस टू यू एज टू व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड. बस एलओएस ए और बी ही हुआ है अभी तक, उसके बाद थोड़ा कैलसी में टाइम स्पेंड किए थे. करेक्ट. ठीक है. एलओएस सी में आते हैं. Let's come to LOSC.
तो जो LOSC है कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट, कमांड वर्ड कैलकुलेट है, यानी इससे सम्स आने वाले, कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट इफेक्टिव एनुअल रेट गिवन द स्टेटेड एनुअल रेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, तो आप लिख दो हेडिंग LOSC में स्टेटेड एनुअल रेट, स्टेटेड एनुअल रेट एंड इफेक्टिव एनुअल रेट, stated annual rate and effective annual rate. Stated annual rate, effective annual rate. Okay. Listen. I'm going to write 4 interest rates on the board. 4 interest rates I'm going to write. All of them are per annum. And all of them will result in the same amount. In fact, let me try this way. Suppose 6% is the interest for 1 quarter. 6% is the interest for 1 quarter. So if you put 100 rupee in a bank, at the end of 1 quarter it will become what? 106. Rule hai, all interest rates are expressed as per annum, But this is per quarter, so we are supposed to convert it into per annum. So the LOS is saying that there are 2 ways of converting. One is the stated method, the other is the effective method. By the word stated and effective, you must be able to make out कि which method will incorporate interest के ऊपर interest. Effective. Effective का मतलब effective. Think about the term कि वो 6% जो है क्वार्टर में मिलेगा, तो नेक्स्ट क्वार्टर में तो 106 पे इंटरेस्ट ना, और वो फिर बन जाएगा 112.36. तो नेक्स्ट क्वार्टर में 112.36 पे 6%, तो 118 या 19 करीब बन गया. फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 119 पे. तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सब जन समझते हैं, इसलिए मैंने बोला नहीं. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट. इट इज समथिंग दैट एवरीबॉडी नोज. तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कि सर 3 मंथ्स के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो चीज कौन समझ रहा है, स्टेटेड या इफेक्टिव? इफेक्टिव. तो इफेक्टिव रेट जो है वो ज्यादा आने वाला है स्टेटेड से, बिकॉज इफेक्टिव रेट में तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ जाएगा ना. और स्टेटेड रेट क्या है ना, वो केवल बोलेगा सुनने वाले को कि ध्यान रखना भाई, इसमें तुम लोग को ब्याज पे ब्याज लेना है, वो लेगा नहीं. स्टेटेड रेट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेगा नहीं, वो केवल चिल्ला के बोलेगा. रिमेंबर कि इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड. So which means I mean to say 6% is the interest for 1 quarter, then what is the annual rate? The first answer is what? 24%. This is the most natural answer. अगर 6% 3 month का interest rate है तो साल का 24 हुआ ना, no teaching involved. ये जो 24% है, क्या इस पे इंटरेस्ट ले लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया. कहां लिया? हमने 6 सीधा कर दिया कितना? 24, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो वैसे गलत है, क्योंकि सर अगर 100 रुपया जमा करेंगे वो 124 बनने वाला है कि उससे ज्यादा? उससे ज्यादा. ये तो गलत है. पर अगर कोई इसको ये बोले कि सर द इंटरेस्ट रेट इज 24% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड, तो वो कंपाउंडेड क्वार्टरली जब बोल रहा है तो वो केवल बोल रहा है, वो उसका इफेक्ट लाया नहीं है. वो बोलना चाह रहा है सुनने वाले को, रिमेंबर प्लीज दिस इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी इफेक्टिवली यू आर गोइंग टू गेट 24 या मोर देन दैट, मोर देन दैट. तो व्हेन आई से कंपाउंडेड क्वार्टरली, इट इज स्टेटेड, इट इज नॉट इफेक्टिव. स्टेटेड का मतलब केवल बोल रहे हैं, इनकॉर्पोरेट किए नहीं है. ठीक है, और इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो जो बोलेंगे वो क्या है? इफेक्टिव. विच मीन्स इफेक्टिव के लिए 1 rupee after 1 quarter will become 1.06. 1 rupee after 1 quarter will become 1.06. Is that okay? एक्चुअली क्या होता है, 100 रुपया से भी हिसाब हो सकता है कि 100 रुपया विल बिकम 106, और ये सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है. बट वो 106 का फिर स्क्वायर क्यूब कर नहीं सकते हैं,
इट इज नॉट पॉसिबल मैथमेटिकली टू डू। देयरफॉर जब अपने मैथ्स करते हैं तो 100 से करते हैं कि 1 रुपया से, 1 रुपया से। जो आप 100 का 106 बोलते हैं वही 1 का 1.06। तो if 1 rupee becomes 1.06 after 1 quarter, after 2 quarters it becomes 1.06 square, after 3 quarters cube, after 4 quarters power 4. So 1.06 power 4. This is the future value of 1 rupee after 1 year. ये फॉर्मूला नहीं है। 1 rupee 1.06 after 1 quarter, फिर into 1.06 square, फिर into 1.06 cube, फिर into 1.06 power 4. This is the future value of 1 rupee after 1 year. ठीक है? तो इफ वी डिडक्ट 1 फ्रॉम इट, वी हैव टू डिडक्ट ना, बिकॉज 1 रुपी तो प्रिंसिपल है। 1 रुपी क्या है? प्रिंसिपल है। देन वी विल गेट व्हाट? द इफेक्टिव रेट। चेक करो कैल्शियम में क्या आ रहा है। बाकी लोग भी ट्राई कर लो। आपको करना है कैल्शियम में 1.06 y पावर x 4 इक्वल टू जो आया -1 इक्वल टू, और जो आया आप उसको इंटू 100 कर सकते हो। 4 डेसिमल प्लेस मेंटेन करो कैल्शियम में। 4 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस मेंटेन करो। डेसिमल प्लेस चेंज करना आता है ना? सेकंड डेसिमल, 4 एंटर। जिनका 4 डेसिमल नहीं है वो लोग 4 डेसिमल ले आओ कैल्शियम में। सेकंड डेसिमल 4 एंटर, CEC। उसके बाद 1.06 y पावर x 4 इक्वल टू जो आया, फिर -1 इक्वल टू, फिर इंटू 100 कर दो। क्या आंसर आया? 26.24। एक मिनट, मैंने 4 डेसिमल बोला बिकॉज जब अपने कैलकुलेशन करें ना 1.06, उस समय कैलकुलेशन परसेंट में हो रहा है कि डेसिमल में? डेसिमल। तो उस समय मैं चाह रहा था कि 4 डेसिमल आए, पर जब आप अल्टीमेटली उसको इंटू 100 कर दिए तो आपका 26 पॉइंट फिर 4 आया। तो जनरली उतना रिक्वायर्ड नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल रेट बहुत छोटा है। सपोज रेट है 0.4326, तो 0.4326 और 0.4329 में बहुत डिफरेंस है। 0.4326 और 0.4329 में डिफरेंस है, बट 26.2432 और 26.2435 में डिफरेंस नहीं है, बिकॉज 26 है ना, बड़े चीज का बात हो रहा है। 26 के लेवल पे चल रहे हैं, तो डेसिमल के अंदर जो लास्ट 2 डेसिमल हो तो इरेलेवेंट है, बट एकदम छोटा छोटा रेट है, तब तो चौथा डेसिमल प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। तो कहां पे क्या काम आएगा वो तो मल्टीपल चॉइस पे डिपेंडेंट है, पर कॉमन सेंस समझ में आ रहा होगा। If the rate itself is in single digit, 0 point something, then even the fourth digit is important. But if the rate is 26 point something, the fourth digit is generally not important. Correct? So 26.24% करीब आया. This is 26.24% and इसमें ब्याज पे ब्याज इनकॉर्पोरेट हो गया या होना बाकी है? हो गया। तो जब इसको बोलेंगे ना तो कोई ये नहीं बोलेगा सर 26.24% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर आपने ये बोला तो सुनने वाले को लगेगा ओके इसमें अभी इनकॉर्पोरेट करना है कि किया जा चुका। तो दिस इज 26.24% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो थोड़ा सा शुरू में किसी को फ्रिक्शन हो सकता है, नहीं सर ये तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग में था। अरे यार तो जो क्वार्टरली कंपाउंडिंग में था उसका इफेक्ट तो ला दिए ना अब, तो अब ये क्या हो गया? एनुअल कंपाउंडिंग। सपोज एक बैंक आपको पे कर रहा है, सुनना, एक बैंक आपको पे कर रहा है 24% पर एनम, 24% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहां सुन के समझ में आया यार 24 नहीं पे कर रहा है, 24 से ज्यादा पे कर रहा है। दूसरा बैंक पे कर रहा है 26.24% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। दोनों बैंक सेम है ना, बिकॉज फर्स्ट वाला जो 24 दे रहा है वो तो कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रहा है, तो इफेक्ट उसका 26.24 है, और दूसरा वाला जो 26.24 दे रहा है पर कंपाउंडेड क्या दे रहा है? एनुअली। तो रिजल्ट तो दोनों का सेम ही है, तो तुम दोनों में से कोई भी बैंक को चुनेगा, इनडिफरेंट है। करेक्ट? बट अगर नए फिगर्स पे जाए, देख रहा हूं अब ये जो पूछ रहा हूं, ये जो पूछने वाला हूं क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग को एक साथ नहीं देना है, तो मैं इंडिविजुअली पूछूंगा। यानी मन में सोच सकते हैं, कैलकुलेशन कर लो, पर प्लीज बोलना मत, जिससे कि सबका अलग दिमाग चले। 5% इंटरेस्ट रेट फॉर 1 मंथ है, फॉर 1 मंथ 5% इंटरेस्ट रेट फॉर 1 मंथ है। ठीक है, आपको बताना है इसका SAR और इसका EAR। आपको ध्यान हो इसके पहले जो किए थे 6% इंटरेस्ट रेट 1 क्वार्टर का था, तो 6 into 4 किए थे 24, वो आया था SAR। क्या था ये? और ये जो किए थे 1.06 पावर 4, ये आया था EAR। इस बार 5% फॉर 1 मंथ है, साल का रेट बताना है। थिंक अबाउट इट।
उसके बाद मैं पूछ रहा हूं, प्लीज डोंट स्पीक, रिक्वेस्ट है। 5% फॉर 1 मंथ है तो एनुअल रेट क्या है वो निकाल लो। 2 आंसर्स है। Okay, so in that case, last bench, you would like to speak? Yeah. SAR is 60%. She's saying SAR is 60%, which is exactly correct. 5% एक महीने का तो किसी के मन से ही निकलेगा। 5 into 12. Follow your instinct. 5 into 12. ठीक है ना? 60%. And how would you speak out 60%? Monthly. 60% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, जो जिससे कि सुनने वाला समझ जाए यार इन्होंने ब्याज पे ब्याज लगाया नहीं है, ये लोग बोल रहे हैं मंथ पे ब्याज लगाना है और तब 60 के ऊपर हो जाएगा। क्योंकि वो जब बोल रही है मेरे को कंपाउंडेड मंथली, तभी तो मेरे को पता चल रहा ओके कंपाउंडेड मंथली है, यानी 60 नहीं होगा, 60 से क्या होगा ज्यादा। ठीक है, तो ओके। आपके बगल में आप बताओगे EAR 79.58%, पूरा वर्ड compounded annually. She's saying 79.58. Would you take us through the process? 1.05 to the power 12 minus 1. Okay, of course into 100 तो अलग चीज है। 1.05 to the power 12 minus 1. Okay, क्योंकि 1 rupee becomes 1.05 after 1 month. After 2 months 1.05 square. After 12 months 1.05 power 12 minus 1. Is it okay? टेल मी समथिंग। मैं एक चीज को 2-3 तरीके से बताता हूं और बताना चाहिए भी, बिकॉज ये मल्टीपल चॉइस एग्जाम चल रहा है। क्या पता किसी को एक तरीका सूट करे, किसी को दूसरा। ठीक है, तो विच मीन्स अभी तक मैं जो बता रहा था, खासकर ये वाला पार्ट, वो एक तरह से मैं कैलकुलेटर को याद नहीं कर रहा था। अपने पास इतना स्मार्ट कैलकुलेटर है, अगर कैलकुलेटर को याद करें तो ये करने के बजाय जो पावर में उठा रहे ना, इसके बजाय कैन वी डू समथिंग, लिसन समथिंग। कैलकुलेटर में 100 रुपी को पीवी डाले, एक डालना मत, सुन लो जिससे 2 बार दिमाग चले तुम्हारा। 100 को पीवी डाले, पीवी मैंने प्रेजेंट वैल्यू, 100 रुपया जमा किया। कैलकुलेटर में 5 को I by Y डाले, 5 को I by Y, 5 को, और कैलकुलेटर में N को 12 डाले, N को 12 मैंने 12 ये नहीं, 12 पीरियड्स, और कैलकुलेटर में निकाले CPT FV। प्लीज करो मत, सोचो। इसका मतलब अपने कैलसी से ये पूछ रहे हैं कि कैलसी ये बता, अगर हम 100 रुपया जमा करेगा 5% ब्याज पे, तो 12 पीरियड्स के बाद वो क्या बन जाएगा। तो कैलसी 179 बताएगा। ठीक है, तो जाहिर है उसमें से 100 हटाए, बाकी का 79 पॉइंट समथिंग क्या है, इंटरेस्ट। ऐसे भी तो हो सकता है, समझ गए। एक बार प्लीज ट्राई करें, बट ट्राई करते समय पहले सेकंड क्लियर TVM कर दें। सेकेंड FV वाला बटन, सब जन सेकेंड FV वाला बटन, सेकेंड FV, बिकॉज FV के ऊपर सेकेंड क्लियर TVM लिखा हुआ है ना। अब आप डालिए 100 को PV, कोई चाहे तो प्लस माइनस भी डाल सकता है, जो आपका मन, नो इश्यूज। उसके बाद 5 I by Y, उसके बाद 12N, उसके बाद CPT FV, क्या आया 179.58 समथिंग, ठीक है ना, 5958 व्हाटएवर। तो 179.58 आ गया। दिस इज इंटरेस्ट और दिस इज 100 रुपए का फ्यूचर वैल्यू। तो 100 हटाएंगे तभी तो ब्याज है, तो 79.58। मैंने देखा है बहुत जन को फैक्टर्स के बजाय ये वाला तरीका ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है ना, किसा 100 डाले, इंटरेस्ट डाले, एन डाले, FV निकाले, फिर 100 हटा के इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो तो आपको सूट कराना पड़ेगा। यू कैन नॉट क्रिटिसाइज मी लेटर कि सर यू आर कंफ्यूजिंग बाय सेइंग 2 डिफरेंट मेथड्स। इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू पिक अप। और दोनों में कौन सा टॉप चीज है, इनफैक्ट दोनों ही जाना चाहिए, उसके बाद जो तुमको रिदम में ज्यादा अच्छा लगे। सही है, ओके। तो ये है स्टेटेड और इफेक्टिव एनुअल रेट, जो अपना LOS था। LOS का लैंग्वेज एक बार साथ में पढ़े, अब एक बार। Calculate and interpret the effective annual rate given the stated annual rate। अगर आपको stated annual rate दिया हुआ है SAR, तो आप EAR कैसे निकालोगे। हम लोग को समझ में आया सर, EAR निकालने का 2 मेथड, एक तो फैक्टर वाला, कौन सा, और एक तो PVFV वाला, कौन सा, PVFV। ठीक है, तो
एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। माने लैंग्वेज मेरे को ठीक से पढ़ना चाहिए था, लैंग्वेज का टोन है गिवन द स्टेटेड एनुअल रेट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, बिकॉज स्टेटेड एनुअल रेट तो अधूरा है अगर उसके आगे कोई आदमी बता रहा नहीं है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। इजंट इट? अगर वो स्टेटेड एनुअल रेट बोल रहा है, स्टेटेड एनुअल रेट इज 14%, बता इफेक्टिव एनुअल रेट क्या है? तो यार बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। स्टेटेड एनुअल रेट है तो स्टेट तो कर, कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी क्या है? तुम ही तो बोल रहे स्टेटेड है, तो बता कंपाउंडेड क्या है, क्वार्टरली है कि मंथली है कि सेमी एनुअली है, तभी तो हम इफेक्टिव बताएंगे। तो एसएआर के साथ तो बताना पड़ेगा ना आपको कंपाउंडिंग कैसे करना है, तब तो हम लोग समझेंगे कैल्शियम में क्या डालना है। इज इट ओके? ओके। एंड जस्ट टू स्पीक मैकेनिकली, अभी अपने क्या कर रहे थे लास्ट 10 मिनट से, मैं आप लोग को एक रेट दे रहा था 3 महीने का या 1 महीने का या 6 महीने का, यानी कि पीरियड का, और साल में जाने बोल रहा था। करेक्ट? हम लोग पीरियड से साल में जा रहे थे, पीरियड से साल में। अगर साल से पीरियड में आना है, साल से पीरियड में आना है, डिड यू अंडरस्टैंड? साल का रेट दिया हुआ है, मेरे को 3 महीने का रेट चाहिए। साल का रेट दिया हुआ मेरे को 1 महीने का रेट चाहिए। साल का रेट दिया मेरे को 5 महीने का रेट चाहिए। साल से पीछे आना है, ठीक है? तो डिपेंड करता है वो जो साल का रेट दिया हुआ है वो SAR दिया हुआ है या फिर वो EAR दिया हुआ है। दोनों में से कौन सा रेट इनटू करके आया था? SAR। SAR सिंपल इंटरेस्ट टाइप था, इनटू करके आया था। तो अगर SAR से पीछे आएंगे यानी डिवाइड मतलब योर सबसे जो नॉर्मल इंट्यूशन है, एनी बडी ऑन दिस ग्लोब, इफ समबडी सेज एनुअल रेट इज 14%, बता 6 महीने का रेट 7%, किसके मन में नहीं आता है? पहला तो यही आता है 14% साल का, तो 6 महीने का कितना? 7। तो बाई 2 तो ऑटोमेटिक है। मतलब आई कैन नॉट ट्राई टू टीच यू समथिंग विच इज नेचुरल। नेचुरल मतलब अपने आप इंस्टिंक्ट में है। 14% साल का, 6 महीने का कितना? 7। इट्स लाइक नेचुरल, बट यू कैन अप्लाई दिस नेचुरल ओनली व्हेन इट इज SAR, ओनली व्हेन इट इज, बिकॉज रिमेंबर SAR में क्या था, पीरियड से साल में जाने के लिए इंटू किए थे, तो वापस से साल से पीरियड में आने के लिए डिवाइड कर सकते हैं, है ना? यू कांट अप्लाई दैट इनटू EAR, बिकॉज क्या आपने EAR इनटू करके लाया था? नहीं, आपने तो फैक्टर किया था। तो आपको EAR का पीछे आने के लिए वापस से फैक्टर करना पड़ेगा, विच मीन्स अभी एक आंसर 26 पॉइंट कुछ था ना पहला अपना, 24 अप्रॉक्स था, याद है? ये 6% से आया था, 6% फॉर द क्वार्टर, उससे आया था, अप्रॉक्स बोल रहा हूं। तो 26.24% का पूरा नाम क्या था? कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है? तो अगर कंपाउंडेड एनुअली है, इसका मतलब 100 रुपी आफ्टर 1 ईयर बिकम्स 126.24, या फिर 1 रुपी आफ्टर 1 ईयर बिकम्स 1.2624। तो इन दैट केस लेट मी राइट दैट फैक्टर 1.2624. This is the future value of 1 rupee after 1 year. Therefore, please बोलते जाना, what is the future value of 1 rupee after 2 years? Square. After 3 years? Cube. तो after 6 month? Half. शर्माना क्यों है? जब 2 साल 3 साल में शर्मा रहे नहीं थे तो 6 महीने में क्यों शर्मा रहे? पावर हाफ, ठीक है? पर क्वार्टर 1/4 ना। यानी EAR का रूल क्या है? अगर आप EAR दिया हुआ है और उससे कहीं भी जाना चाह रहे हो, आगे पीछे, EAR दिया हुआ है और उससे तुम आगे जाना चाह रहे हो 2 साल 3 साल में, या पीछे आना चाह रहे हैं, आपको EAR का फैक्टर बनाना है। EAR का फैक्टर, भूल के भी EAR को इनटू कुछ या डिवाइड बाय कुछ नहीं करना है। EAR का फैक्टर बनाना है, और जो करना है वो आपका फीलिंग्स पावर में एग्जॉस्ट होगा। जैसे 2 साल का तो पावर 2, 6 महीने का तो पावर हाफ, अपने को करना था 1 क्वार्टर का तो पावर क्या? 1/4। थिंक अबाउट इट, साल से क्वार्टर में आ रहा हूं तो 1/4 का फीलिंग तो सभी को है, बट इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग वी आर टेकिंग टू द पावर, ठीक है? और उसके बाद -1, 1/4 तो 0.25 हो गया ना। कैलकुलेट में ट्राई करें प्लीज। 1.2624 y पावर x 0.25 इक्वल टू जो आया -1 और जो आया उसको इंटू 100। एक्चुअली 6% ही आया है, बिकॉज हमने 26.24 क्या ले लिया था अप्रॉक्स, और याद है आप लोग का 26.24 कुछ आया था, तो एक्चुअली वो 6% ही आ रहा है। करेक्ट? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग कैलकुलेटर कर रहे हो साथ में व्हेन आई एम सेइंग, ठीक है? बिकॉज बहुत स्लो जा रहे हैं अपने, दिस इज नॉट फास्ट एट ऑल, ठीक है? तो 1.2624 y पावर x 0.25 इक्वल टू जो आया, फिर -1 करना। -1 किसी को हर्ट नहीं कर रहा होगा, या होप कि आप हर जगह -1 क्यों करते हैं? बिकॉज रेट के साथ 1 ऐड कर दिए ना, तो 1 तो हटाना पड़ेगा, और फिर इंटू 100, करेक्ट? 6%, ठीक है?
तो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं प्लीज मेरे को उसका रिप्लाई नहीं चाहिए ऐसे, आई विल आस्क अ पर्सन, ठीक है, जिससे सबको मौका मिले। 26.24% is the rate per annum compounded annually. This is EAR. मंथ का रेट बताना है, किसका? मंथ का रेट बताना है, ठीक है, निकाल लो पहले मन में, प्लीज बोलना मत। मंथ का इंटरेस्ट रेट कितना? एक महीने का इंटरेस्ट रेट कितना? एक महीने का इंटरेस्ट रेट कितना? अभी एक क्वार्टर का निकाल रहे थे ना, तो एक महीने का इंटरेस्ट रेट कितना? यस प्लीज, आप यहां फर्स्ट बेंच पे। शी सेइंग 2.835, ओके, शी सेइंग 2.835% इज व्हाट शी सेइंग, ठीक है। यस, आप यहां पे फिफ्थ बेंच में, फोर्थ बेंच ओवर हियर, हाँ नहीं ये सामने जो आपके बगल में, हाँ। व्हाट्स योर आंसर? यू कांट गेट, नहीं हो सकता है इनका रॉन्ग हो। आपका कुछ आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आपके पीछे ब्लू शर्ट वाले मंथ का रेट कर रहे हैं, आपके पीछे वो फीमेल या 1.953, मेरे को भी 1.953 करेक्ट लग रहा है, वही 1.96953, ठीक है, हो सकता है वही, करीबन वही सही लग रहा है। 26.24 EAR है। बात क्या हुआ, जब भी इफेक्टिव एनुअल रेट दिया हुआ है और आपको कहीं पे भी जाने का मन है, पीछे या आगे, सबसे पहले यू मेक अ फैक्टर 1.2624, यू गॉट टू डू दिस। उसके बाद जाके ऑफलोड वॉट एवर फीलिंग्स यू हैड। 1 मंथ में किसको फीलिंग नहीं आता 1/12, 1 क्वार्टर में 1/4, 1/6 मंथ में हाफ, ठीक है। तो इट इज इंस्टिंक्टिव, इट्स इजी, वाई? बिकॉज इट्स इंस्टिंक्टिव, ठीक है। तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू थिंक समथिंग एल्स, ठीक है। तो पावर क्या होगा 1/12, बट हो सकता है कुछ लोग 1/12 को अप्रॉक्स करके फीड किए होंगे, इसलिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखो लास्ट टाइम 1/4 था, 1/4.25 होता है, सबको पता है, पर 1/12 तो रेकरिंग डेसिमल है, तो आप क्यों अप्रॉक्स कर रहे हो? आपको तो पावर में 1/12 ही लेना चाहिए। मतलब यू शुड डू व्हाट, डिस्कस कर रहा हूं, 1.2624, उसके बाद y पावर x, उसके बाद ब्रैकेट ओपन के बाद 1 डिवाइडेड बाय व्हाट 12, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्या इक्वल टू जो आया -1 और फिर जो आया इनटू व्हाट 100। प्लीज ट्राई दिस। हाँ वो भी कर सकते हैं, एक मिनट लोग कर लेने दो। 1.2624 y पावर x, फिर 1 डिवाइड बाय 12, फिर इक्वल टू, फिर -1, फिर इनटू 100। क्या आंसर आ रहा है? 1.96%, 1.96%। एंड ऑल्दो ऐसा करना नहीं चाहिए, बट क्या है ना, इंट्यूशंस गॉट टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। अगर कोई ये सोचे, सपोज ऐसा हुआ, यू आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम, 120 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपका 120th क्वेश्चन यही था जो आप लास्ट कर रहे हो, और उसी के जस्ट पहले ऐसा बैड लक हुआ जिसका कोई लिमिट नहीं, आपका कैलकुलेटर काम करना बंद कर दिया। ओके 119 क्वेश्चंस हो गए, 120th क्वेश्चन द कैलसी इज टॉप रेटिंग गॉन। सर कैन आई बोरो फ्रॉम समबडी? दिस इज नॉट इंडियन एग्जामिनेशन गोइंग ऑन। सर इन्विजिलेटर को रिक्वेस्ट करके बोरो कर सकते हैं, दिस इज नॉट इंडियन एग्जामिनेशन गोइंग ऑन। कुछ नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट बोरो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग ओवर देयर, ठीक है। आपको अपने मन से आंसर निकालना पड़ेगा। तो विच मीन्स अगर ऐसा होता तो आई थिंक अपने ऐसा करते, 26.24 को डिवाइड बाय 12 सोचते। ये तो डिवाइड बाय 12 भी दिक्कत हो जा रहा है वैसे अदरवाइज एक बार मैं जैसे 26.24 को बाय 12 करो एक बार, बिकॉज ये तो रेट कमिट कर लेना। 26.24 बाय 12 हाउ मच? 2.18 साल का रेट दिया हुआ है। हो सकता है बढ़िया होता 24 का 2 तो फीलिंग आता है, 24% साल का, तो महीने का 2%, तो 26.24 मतलब महीने का 2.18। आपको पता है रॉन्ग है, बिकॉज दिस इज EAR, दिस इज, और EAR को आप डिवाइड बाय 12 नहीं कर सकते हो, तो 2 पॉइंट क्या आया 18। तो यू शुड थिंक दिस वे, यार अगर 2.18 महीने का रेट होता, अगर 2.18 महीने का रेट होता, तो ब्याज पे ब्याज लेके साल का 26.24 होता कि ज्यादा। तो इसका मतलब ऑब्वियसली अगर साल का इफेक्टिव 26.24 है, तो महीने का रेट 18 से कम है ना। तो कम से कम गेसिंग वाइज तो पता चल गया कि जो ऑप्शन होगा वो 2.18 से क्या होगा, कम। आई एम गिविंग यू द अदर ऑप्शन इन द सेंस दैट सपोज रेट दिया हुआ एग्जाम में
9% EAR, 9% व्हाट EAR, और आपको मंथ का रेट निकालना और कैलसी स्टॉप हो गया, तो 9/12 इज 0.75, 9/12 is 3/4 ना, दैट्स इजी, 0.75%. द आंसर विल बी लेस देन दैट, बिकॉज अगर 0.75 होता मंथ का, तब तो ब्याज पे ब्याज लेके साल का 9 से ज्यादा आता. द फैक्ट दैट साल का इफेक्टिव 9 है, मतलब मंथ का 0.75 से क्या है कम. क्या पता ऑप्शंस बढ़िया हो और 0.75 से कमती एक ही ऑप्शन हो, या फिर ऑप्शंस थोड़े घटिया है, 0.75 से एक ऊपर ऑप्शन है और 0.75 से दो नीचे ऑप्शन है, पर एक जरा सा नीचे है, एक जोर का नीचे है, तो विच विल द आंसर, जरा सा नीचे, जोर का तो बात ही नहीं आ रहा है. सही है ना. तो मतलब थिंग्स, और इससे सोचने से फायदा क्या हुआ. ऑफ कोर्स ये सब सम को मैं गेस करने थोड़ी बोल रहा हूं, हम लोग का कैलसी स्टॉप नहीं किया तो कैलकुलेट ही करेंगे, बट ये सोच पा रहे हो ना, तो माइंड बहुत अच्छा चल रहा है. द फैक्ट दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस रीजनिंग मीन्स दैट्स अ ग्रेट एसेट. ठीक है, तो रादर देन कैलकुलेटिंग. अंडरस्टूड. तो दिस इज SAR EAR. प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग. ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज में या राइट हैंड साइड में कई बार एडवर्टाइजमेंट होता है रिगार्डिंग बैंक का डिपॉजिट स्कीम्स, कोई फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट्स होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्हाटएवर इट इज, और उस पर लिखा रहता है इंटरेस्ट रेट्स आर दिस एंड दिस फॉर दिस टर्म, कंपाउंडेड दिस वे दिस वे दिस वे. ठीक है, तो एंड यू हैव क्लियर्ड CFA L1, सपोज आप लेवल 2 कर लिए हो और आपके फादर या कोई पूछ रहे हैं यार ये क्या हिसाब किताब है बताना. ठीक है ना, एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, तो इन दैट केस थू है, मतलब होता है ना, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए पढ़ाई को. बिकॉज अंडरस्टैंड, वेट इज मेजर्ड इन kgs, ग्राम्स, समथिंग. ठीक है ना. सम अदर यार्डस्टिक्स आर देयर टू मेजर डिस्टेंस, मीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह. यहां से लेके इस वॉल का डिस्टेंस क्या है. अपने वेट में स्पेशलाइज नहीं कर रहे हैं, अपने डिस्टेंस में स्पेशलाइज नहीं कर रहे हैं, अपने रुपया में स्पेशलाइज कर रहे हैं. एंड रुपया को केवल एक ही चीज से मतलब ब्याज. इफ वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इंटरेस्ट रेट ना, आई थिंक इट्स अ ईगो इश्यू. ठीक है, तो मतलब इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड डेली, मंथली, पर मिनट, पर सेकंड जैसे दे दे, और ये कैलकुलेट अपने हाथ में सारा कैलकुलेशन ऐसे कर देंगे. ये ईगो आना चाहिए, मतलब यहां पे केवल LOS का बात नहीं आ रहा है. ठीक है, आई टेक इट दैट वे. ये कोई भी क्वेश्चन दुनिया में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ठीक है, तो वी शुड बी एबल टू डू दैट, शुड बी द एटीट्यूड इन अप्रोचिंग दिस चैप्टर. ठीक है, तो कि वी कैन डू एनीथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज वी हैव द कैलकुलेटर ना. गंदा से गंदा दिन चल 2-2 घंटा में हो रहा है, वो भी कर देंगे, बिकॉज साल में कितना घंटा होता है, हिसाब लगा के कितना बार कंपाउंडिंग हो रहा है, वी कैन डू इट, देयर इज नो इश्यू एट ऑल. समझ गए. तो ये अप्रोच मेंटालिटी चाहिए. तो दिस LOS, EAR और SAR, ट्रेडिशनली ये LOS बहुत दिक्कत कॉज करता है लोगों को. कन्वर्जन बिटवीन EAR, SAR, ये वो लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं. प्लीज लेट्स इंश्योर दैट आज ये फर्स्ट क्लास है, और जब आप कोई चीज फ्रेश पकड़ते हो, एंड यू हैव टू एडमिट दैट ये सब चीज बचपन में भी किया हुआ है. कंपाउंडेड क्वार्टरली, सेमी एनुअली, तो ये सब बचपन में ऐसे कराया जाता था. 1 + I/m टू द पावर व्हाट, m, याद आ रहा है ये सब, उससे डिवाइड कर देंगे, उससे पावर. ठीक है, तो इट यूज टू बी रिमेंबर्ड दिस वे. वी कैन नॉट डू ऑल दिस. इस तरह फॉर्मूला से करेंगे तो वैसे ही रह जाएगा. नंबर्स के जोर पे अपने को उसको क्रैक करना है. ठीक है, तो विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. बिफोर आई स्टार्ट डिक्टेटिंग, जस्ट वन थिंग मोर. आई सेड अगर SAR दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, SAR, तो SAR दिया हुआ मेरे को 6 महीने या 3 महीने में आना है, तो मेरे मन में फीलिंग क्या आ रहा है, डिवाइड का कि फैक्टर का, डिवाइड का, SAR में डिवाइड का. बट लेट्स वेट. SAR को उसी से डिवाइड कर सकते हैं जिससे वो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग था, विच मीन्स बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन. वैसे डिफिकल्ट नहीं काउंट करूंगा, फिर भी अभी जो 20 मिनट का डिस्कशन हुआ उसके बेस पर डिफिकल्टी बोलूंगा. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ. SAR दिया हुआ है, सुनना क्या, 24% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली. इसका मतलब दिस कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली वन थिंग इन दिस यूनिवर्स, एंड व्हाट इज दैट, 4. यू कैन नॉट डिवाइड बाय एनीथिंग. ठीक है, आपका जो मन है, विच मीन्स अगर क्वेश्चन आ गया कि फाइंड आउट द मंथ का रेट, फाइंड आउट द मंथ का रेट, महीने का रेट निकालना है. नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन राइट नाउ गिवन द लास्ट 20 मिनट्स का डिस्कशन, कि 24% दिया हुआ कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड, और बदमाशी से मैं पूछ रहा हूं मंथ का रेट बता. मेरे को पूछना चाहिए था क्वार्टर का रेट बता, तो इट वुड बी 24/4, 6%. बट मैं बोल रहा हूं मंथ का रेट बता. क्या बता, मंथ का. गिवन अ वास्ट ऑडियंस सिटिंग ओवर हियर. ठीक है, तो एंड गिवन दैट नंबर क्रंचिंग चल रहा है, सम हो सकता है कोई ना कोई आंसर ला दे, इसलिए मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं. ठीक है, तो 24% जो है पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है.
आपको महीने का रेट बताना है, महीने का रेट क्या है। मैं उस तरह का आंसर भी एंटरटेन करूंगा कि सर महीने का रेट पक्का इस रेट से कम है या इस रेट से ज्यादा है, वो भी आई विल एंटरटेन, बट यू हैव टू गिव द लॉजिक। ठीक है, 24% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है, मंथ का रेट बताना है आपको। आप रेट निकाल के बता सकते हो या फिर आप रेट यही बता सकते हो कि सर इस रेट से तो पक्का कम है या इस रेट से तो पक्का ज्यादा है। इस बार लोग हैंड रेज करें जिसको आंसर देना है। जस्ट 1 सेकेंड, 2 जन का हैंड रेज हुआ है। ठीक है, वी हैव 5 people who want to give their views. ठीक है, more people are coming to the picture. So in that case, मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट बेंच में एक स्टूडेंट उससे पूछ रहा हूँ। यस बोलो। ही सेइंग आंसर विल बी 1.5%। ओके, ये बोल रहे हैं आंसर होगा 1.5%। ओके, 1.5% मंथ का वैसे सूट कर रहा है कि 24/12 क्या होता है 2। 24/12 क्या होता है 2। अगर ये कंपाउंडेड मंथली होता तब तो आंसर होता 2%। अगर कंपाउंडेड मंथली तो आंसर क्या होता है 2%। तो सर 2% कंपाउंडेड मंथली होता तो हर मंथ पे ब्याज, पर ये कंपाउंडेड क्या है क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब 6% क्वार्टर का, 24/4 क्या 6। तो तुम सोचो अगर 6% क्वार्टर का है, 3 महीने का 6, तो इसका मतलब मंथ का वो जो 6 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ 2 से कम होगा ना, 2 से कम होगा, बिकॉज 6% क्वार्टर का है। अगर 6/3 कर दे 2%, तो सर 2% पे ब्याज होके 3 महीने में 6 बनेगा, 6 से ज्यादा, 6 से ज्यादा, तो आंसर 2 से कम है। ये बात श्योर है, आंसर 2 से कम है, आंसर 2 से कम है। बट 1.5 पे मेरे को घोर शक हो रहा है, बिकॉज इतना पावर नहीं है। 1.5 जो है मेरे को लगता है 1.5 से थोड़ा ज्यादा होगा, और मेरे को गेस करना होता, मेरा कैलसी खराब होता, तो आई वुड हैव चोजन सम आंसर अराउंड 1.9, बिकॉज वो फील हो रहा है 1.9, 1.9, 1.9, और वो ब्याज पे ब्याज लेके शायद 6 ला देगा। थिंक अबाउट द नंबर्स का पावर ना, कि 1.9% पर मंथ इंटरेस्ट है, तो शायद वो 6 का इफेक्ट तब लाएगा। तो 1.5 तो रॉन्ग है। 1.96 people are saying 1.96. Okay, let me ask this person. Yes, आप बोलो प्लीज, 1.96 कैसे लाए? नहीं, तुम्हारा नहीं, तुम बोलना चाह रहे? नहीं। ओके, यहाँ पे आप बोल रहे थे, यू डिडंट गेट द आंसर। यस, टेल मी। हाँ, कैसे आया? वन 1.02, ये गलत है। आगे शिफ्ट, यस बोलिए। ठीक है, ये पूरा कैल्सी का स्टेप्स बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं 1/3 हम लोग STO 1 में डाल देंगे, मतलब कहीं ना कहीं ये लोग 1/3 को ये पावर में बाद में ले जाना चाह रहे हैं। दैट्स ओके विद अस। 1/3 को ये स्टोरेज में डाल रहे हैं। आगे बोलिए। टू द पावर, करेक्ट है। What he's saying is that's a 1.06 to the power what? 1/3 minus 1. समझो क्या किया? इसको पता है ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4. इट हैज टू बी, देयर इज नो अदर वे। बाय 4 तो करना ही पड़ेगा। तो 24/4 क्या आया 6। 6% जो रेट है वो 1 क्वार्टर का है। 6% के अंदर भी कंपाउंडिंग हुआ है क्या? नहीं। 6% is the effective rate for the quarter. It is the EAR नहीं है, I can call it EPR, effective periodic rate. Effective periodic, जैसे साल का इफेक्टिव होता है ना, तो 6% पीरियड का इफेक्टिव रेट, पीरियड का इफेक्टिव रेट, और इफेक्टिव रेट के साथ बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है फैक्टर। तो क्या किया, ये वहीं पे 6% का 1.06 कर लिया। सर 1 रुपया 1 क्वार्टर बाद 1.06 बनता है। ठीक है, तो 2 क्वार्टर के बाद स्क्वायर, 3 क्वार्टर के बाद क्यूब, तो 1 मंथ के बाद पावर 1/3, बिकॉज 1 मंथ इज हाउ मेनी क्वार्टर्स? 1/3। 1 मंथ इज हाउ मेनी क्वार्टर्स? 1/3। पावर में नंबर ऑफ क्वार्टर्स होगा। 1.06 है 1 क्वार्टर का, तो पावर में क्या आएगा? नंबर ऑफ क्वार्टर्स। नंबर ऑफ क्वार्टर्स बोलने में अपने को झिझक आता है जब बोल रहे 1 मंथ। अरे क्या प्रॉब्लम है? 1 मंथ इज 1/3 क्वार्टर ना, 2 मंथ इज 2/3 क्वार्टर, 4 मंथ इज 4/3 क्वार्टर,
5 मंथ इज 5 थर्ड क्वार्टर, हाँ 6 मंथ तब उछल के बोलेंगे हाँ 2 क्वार्टर। तो यार सारा दुनिया ब्यूटीफुलनेस के हिसाब से थोड़ी चलेगा कि हमेशा तुम्हारा राउंड फिगर आएगा। मैथ्स तो मैथ्स है, ठीक है। तो पावर में क्या 1/3 - 1 इज व्हाट ही डिड। खैर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, मेरा बोलने का ये मतलब था, आपको ये तो समझ में आया। एक टाइप का सम है पीरियड से साल में जाना है, पीरियड से साल में दो तरीका है, एक है इनटू और दूसरा क्या है फैक्टर टू द पावर समथिंग -1। इनटू वाला मेथड कब लगाते हैं SAR, और फैक्टर टू द पावर समथिंग कब लगाते हैं EAR। ये शुरू में चल रहा था याद है आप लोग को, जहां से आज क्लास स्टार्ट हुआ था 6% क्वार्टर का तो साल का या तो 24 या 26 पॉइंट समथिंग, वो हो गया। उनका नाम SAR में डू वी से कंपाउंडेड एनुअली, SAR में स्टेटेड में डू वी से नो, स्टेटेड में वी से कंपाउंडेड व्हाट सेमी एनुअली या मंथली या क्वार्टरली। सर विच वन डिपेंड्स अपॉन कहां से इंटू किए। 1 मंथ का रेट था, उसको आपने इंटू 12 किया तो उसका नाम क्या है पर एनम कंपाउंडेड मंथली। क्वार्टर का रेट था इंटू 4 किया, इट इज पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। 6 महीने का रेट था आपने इंटू 2 किया, इट इज पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। और मैं इसको स्ट्रेस दे रहा हूं, स्ट्रेस का जरूरत क्या है, क्या ऐसा कोई पैदा हुआ है क्लास में जो बोलेगा कि 6 महीने का रेट था 5% और साल का 5 × 2 = 10, इसको कोई बोलेगा 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली? कोई पॉसिबल ही नहीं है। तुमने 6 महीने से साल में गया, तुमको क्या नाम देगा पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो चीज नेचुरल है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। एंड रिमेंबर इट इज स्टेटेड, यानी इस पे ब्याज का इफेक्ट आ गया कि केवल स्टेट कर रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं, वो ध्यान होना जरूरी है, स्टेटेड, ठीक है। तो पर अगर अपने करें 1.05 का क्या स्क्वायर -1, ठीक है, तो ये क्या आ गया इफेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन क्या था इस फॉर्मूला का, कौन एक्सप्लेन करेगा? यू कैन रेज योर हैंड। 1.05 स्क्वायर का एक्सप्लेनेशन क्या था? आपको एक्सप्लेन करना है 1 मिनट, ठीक है, कोई और को एक्सप्लेन करने दो। आप एक्सप्लेन करो प्लीज, थर्ड बेंच भैया। 1.05 स्क्वायर -1 का एक्सप्लेनेशन। 2 years कहां से आ गया? 6 month में 1 rupee will become 1.05 and another 6 month will become 1.05 स्क्वायर, है ना। 6 month में 1.05, another 6 month में 1.05 स्क्वायर, फिर -1, तो पता चल गया इफेक्टिवली एक साल में क्या बना। इट्स 10.25। व्हाट इज इट? 10.25। इनफैक्ट सम पीपल को सूट करेगा, पर करना ऐसे ही है 5 + 5 + 5% और 5 6 महीने का, 5 नेक्स्ट 6 महीने का, और फर्स्ट 5% पे 5.25, फर्स्ट 6 महीने का 5%, 100 पे 5%, 5 सेकेंड 6 महीने का 5, मतलब 100 पे 5, बट सब 5 पे भी तो 5% मिलेगा। व्हाट इज दैट? 0.25। इट इज व्हाट 10.25। कोई अच्छा लग रहा हो, हाँ ये बढ़िया है, पर प्रॉब्लम ये है, ये जो बढ़िया है ये हर जगह इस तरह बढ़िया फिगर्स रहेंगे नहीं। यहां बढ़िया फिगर्स थे तो बोल दिए। तो द जनरल तरीका इज फैक्टर टू द पावर समथिंग -1, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। देखो point number 1, we know that compound interest involves applying interest on interest, full stop. Frequency of compounding, ये LOS में लैंग्वेज लिखा हुआ था। Frequency of compounding refers to the number of times this is done in a year. Number of times this is done in a year. Dash, let us represent it by M. Dash, let us represent it by M. M बोल रहा हूं, ठीक है ना, by M, full stop.
Para change, first bullet. Thus compounded semi-annually. Thus compounded semi-annually. Compounded semi-annually implies m equal to 2. Implies m equal to 2. Next bullet. Thus compounded monthly. Compounded monthly implies m equal to 12. थर्ड बुलेट, लैंग्वेज कंप्लीट करें मेरा. Thus compounded every 5 month. Compounded every 5 month implies आप लोग अपने आप लिखना है. थोड़ा गंदा फिगर है, लॉजिक तो वही चल रहा है क्या. m इक्वल टू वॉट. 5 महीना साल में कितने बार आता है. 12/5 2.4. 2.4. गंदे फिगर से इस तरह हटने से नहीं चलेगा, ठीक है ना. उसका मन वो बोलेगा 5 महीना में कंपाउंडिंग है, 1.5 महीना में कंपाउंडिंग है, ठीक है. तो और आपके पास तो कैल्सी है ना, नो इश्यूज, ठीक है. m इक्वल टू 2.4. लास्ट बुलेट. कंपाउंडेड डेली. Thus compounded daily implies m equal to 365. 365 बार कंपाउंडिंग हो रहे. m equal to 365, ठीक है. आई एम सॉरी दैट आई वाज रेपिटेटिव बट आई कांट हेल्प. आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट. गंदा आएगा ना उसमें, ठीक है. m माने एक साल में कितने बार ब्याज पे ब्याज, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. It is a general convention. It is a general convention. It is a general convention to quote interest rates. It is a general convention, आदत है, standard है, ठीक है ना, to quote interest rates as per annum. To quote interest rates as per annum. You understanding the language? हर जगह interest rate per annum ही रहता है. मैं पर एनम माने कंपाउंडेड का बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं बोल रहा हूं पर एनम ही रहता है. कोई 2 महीने का ब्याज, 1 महीने का ब्याज बोलता नहीं है, कोई बैंक वाला कोई नहीं बोलता है. सब जन पर एनम में बात करते हैं, ठीक है. पर एनम, फुल स्टॉप. दे कैन बी 2 types of interest rate. 2 types of interest rate. 2 types of interest rate. Dash. Para change. First bullet. Stated annual rate. Stated annual rate. Bracket SAR. Stated annual rate. Bracket SAR. Dash. This rate is per annum. This rate is per annum, compounded m times a year. This rate is per annum, compounded m times a year. M times a year. Dash. Stated means. Dash. Stated means that compounding has not yet been done. Stated means that compounding has not yet been done. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मतलब समझने वाइज आपको समझ में आ गया, इट्स ओके. इट्स लाइक केक वॉक. स्टेटेड मतलब किया नहीं है कंपाउंडिंग, बोल रहा है करना है. कंपाउंडिंग हैज नॉट येट बीन डन, ठीक है. सेकेंड बुलेट, इफेक्टिव एनुअल रेट. सेकेंड बुलेट, इफेक्टिव एनुअल रेट. Effective annual rate, bracket EAR. Dash. This rate is per annum. This rate is per annum, compounded annually. This rate is per annum, compounded annually.
इसमें मतलब ही नहीं है वो m क्या था, कंपाउंडेड एनुअली। अगर एक साल में ब्याज पे ब्याज है तो पैसा कितना बन जाता, बिकॉज जो भी 6 महीने ब्याज पे ब्याज था हमने तो उसका इफेक्ट ला दिया ना, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। लास्ट पार्ट को अंडरलाइन करें, कंपाउंडेड एनुअली, अंडरलाइन, ओके। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखाने के पहले पूछ रहा हूं, when will EAR be equal to SAR? If M is equal to 1. अगर रेट ही कंपाउंडेड एनुअली है तब तो SAR में जो M है वो क्या है, 1, EAR में भी तो M 1 है। That's the only situation when SAR and EAR are always equal, माने वहीं पे केवल। Otherwise, which one will be higher? EAR, because EAR में तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ गया ना ब्याज पे ब्याज। तो आई होप ये कोई स्ट्रेस के साथ आप नहीं सुन रहे हो, इट शुड बी नेचुरल। इफेक्टिव रेट है सर ज्यादा होगा, स्टेटेड रेट कम रहेगा। स्टेटेड रेट का इफेक्ट ज्यादा होता है और वही तो इफेक्ट इफेक्टिव रेट होते हैं, समझ गए? ठीक है, पॉइंट नंबर 3, जस्ट 1 सेकेंड, somebody is asking a doubt। हाँ नहीं वो अलग बात है, अपने तो मान रहे हैं यहाँ पे डिस्कशन में सब पर एनम चल रहा है, तभी तो लिखा दिया ना पॉइंट नंबर 2 में। वो उस पे जा रहे थे कि सर M इज इक्वल टू 1 है पर अपने 2 साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो 2 साल का निकाल रहे हैं तब तो इफेक्टिव ज्यादा आएगा 2 साल का, पर देन कन्वेंशन है अपने सब पर एनम ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। नहीं वो सब नहीं, कैसे होगा वो अब आते हैं ना पॉइंट नंबर 3, ठीक है। समझा सब दिया, अब मैं लिखा रहा हूं तो मेरे को सीक्वेंस वाइज चलने दो, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम SAR टू EAR, SAR टू EAR, ठीक है। तो कभी भी SAR का रेट दिया हुआ है सबसे पहले उसको डिवाइड बाय M करना है। कोई भी SAR का रेट दिया हुआ है सबसे पहले उसको डिवाइड बाय M करना है। जैसे तुमने सुना रेट है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो प्लीज डिवाइड बाय 4 कर दो, कंपाउंडेड सेमी एनुअली डिवाइड बाय 2 कर दो। और मैं कौन सा बड़ा बात बोल रहा हूं, कंपाउंडेड क्वार्टरली सुनने से किसके मन में फीलिंग बाय 4 का नहीं आता है, वो तो आता ही और कोई का फीलिंग ही नहीं है। इट्स वेरी इजी, सबसे पहले SAR को डिवाइड कर दो। अब जो आया वो इफेक्टिव रेट है फॉर द पीरियड, इफेक्टिव रेट फॉर द पीरियड। उसके बाद अब जो भी करना है उसके फैक्टर के साथ, किसके साथ, फैक्टर के साथ। तो लिखना स्टेप 1 डिवाइड SAR बाय M, डिवाइड SAR बाय M। स्टेप 2 what you get that is SAR by M, SAR by M is the effective periodic rate, इफेक्टिव पीरियोडिक रेट। तो ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं है टेक्स्ट में, मैं यूज कर रहा हूं, लेट्स कॉल इट EPR, ब्रैकेट कर दो EPR, अपने काम आएगा बाद में। EPR तो टेक्स्ट में यूज नहीं है, मैं खुद यूज कर रहा हूं, इफेक्टिव पीरियोडिक रेट EPR, ठीक है। स्टेप 3 मेक अ फैक्टर ऑफ EPR, मेक अ फैक्टर ऑफ EPR, make a factor of EPR and raise it to the power M, make a factor of EPR and raise it to the power M, raise it to the power M, that is EAR equal to 1 plus EPR to the power M minus 1। अब अंडरस्टैंडिंग वाइज ऐसे नोट्स अच्छे नहीं है, खराब नोट्स है, बिकॉज दे आर किलिंग इंस्टिंक्ट। जो अपने नंबर्स से करे थे ना 5-6, वो और बढ़िया तरीका था करने का, बट क्या करूं, मेरे को तो टेंशन है कि बाद में आपको रिवाइज करना है, तो मेरे को प्रॉपरली डिक्टेट करना पड़ेगा, वरना आई एम नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल। ये जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं ना, पॉइंट 1, 2, 3, दिस आर बैड स्टफ, दिस इज नॉट द वे इन विच स्टडी शुड टेक प्लेस, बट आई हैव टू डिक्टेट। तो डिपेंड्स, आप तुरंत रिवाइज करोगे ना जैसे आज या कल में, तो यू विल रिमेंबर सर कैसे बताए थे यार, नंबर्स के जोर पे, चल अपने नंबर स्टार्ट करते हैं, सब छोड़ SAR TR
5% 6 महीने का है, साल का क्या, ये तरीका है पढ़ने का। पर तरीका पढ़ने का ये नहीं है जो लिखा रहा हूं, बिकॉज से कोई थियरी आएगा नहीं, समझ गया, बट मेरे को लिखाना पड़ रहा है ऐसा, आई कांट हेल्प। ठीक है, तो ई आर इज इक्वल टू वो जो फैक्टर टू द पावर है -1, आप समझे, 1.06 पावर 4 जो किए थे आज, ₹1 1.06 बनेगा, 2 क्वार्टर के बाद स्क्वायर, फिर क्यू, फिर पावर 4 -1। ठीक है, पर ये स्टेप्स है, ये आप जरूर एक्नॉलेज करोगे, सही सही बोल रहे हैं। एनुअल रेट दिया हुआ है, पहले डिवाइड बाय एम, पीरियोडिक आ गया, उसका फैक्टर टू द पावर है -1, सही है। ठीक है, तो हाँ, कैलकुलेटर में अपने चाहें तो इसके बजाय दूसरा तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका याद है, ₹100 पीवी, ₹100, और जो ईपीआर है ना वो आई बाय वाई, ईपीआर आई बाय वाई, और जो एम है, एम वो क्या, एन, और सीपीटी वॉट, एफवी, तो 100 कुछ आएगा, वो जो 100 कुछ आया वो कुछ क्या है, ई आर। ठीक है, लिख देना। ऑल्टरनेट मेथड, पैरा चेंज, ऑल्टरनेट मेथड, alternate method via TVM mode, alternate method via TVM mode, alternate method via TVM mode, TVM mode समझ रहे, मतलब उन्हें PVFV का बटन यूज करके TVM mode, तो उस पर लिख दो स्टेप 1, स्टेप 1 सेम, स्टेप 1 सेम, पीछे जो लिखे थे ऐसे आर को डिवाइड बाय एम, सेम। स्टेप 2, step 2, let us calculate the FV, the future value of 100 after 1 year, future value of 100 after 1 year, future value of 100 after 1 year, dash, next line, 100 plus minus PV, प्लस माइनस डालना ज्यादा नेचुरल है कि ₹100 जमा किए है ना, तो इसलिए प्लस माइनस मतलब नेगेटिव डाल रहा हूं, समझ रहे हो। उसके बाद SAR बाय M, दैट इज EPR इक्वल टू I बाय Y, उसके बाद M डैश N, उसके बाद CPT FV इक्वल टू 100 प्लस समथिंग, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 100 कुछ, 100 प्लस समथिंग, 100 प्लस समथिंग। नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर EAR इक्वल टू ये जो FV आया -100, पर इस तरह से लिखाना स्टुपिडिटी है, जब 100 कुछ आ गया तो आप क्या -100 करोगे ना, थोड़ी करोगे, आपको स्क्रीन पे लिख जाएगा 104, ओह 4% आंसर, 111, 11% आंसर। हु विल डू -100? इफ समबडी इज डूइंग देन दैट इज स्टुपिडिटी। 111 आने के बाद, क्योंकि तेरे को तभी मजा आएगा क्या जो तू -100 कर देगा, यू अंडरस्टैंडिंग। तो मेंटालिटी बहुत जरूरी है। तो ये दो तरीका है SAR से EAR निकालने का, ठीक है ना। चलो, लाइन से 5 सम्स दे रहा हूं, वो पांचों सम्स फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने का मन ये मतलब ये आपको लिख के सॉल्व नहीं करना है, कैलसी पे सॉल्व करो। देखो एग्जांपल्स, कैलकुलेट EAR, केस 1, SAR equal to 9% per annum compounded monthly। कर लो प्लीज, जो भी मेथड आपको सूट करे, आपका मन और दोनों से करोगे तो बहुत बढ़िया। जिनका एक मेथड से हो जाए प्लीज दूसरे मेथड से भी सेम आंसर ले आए। इट्स अ ग्रेट कॉन्फिडेंस डिवाइस इफ यू आर डूइंग इट बोथ द वेज।
अपने सब में से कुछ लोग जो है वो लोग जो फर्स्ट मेथड फॉलो करेंगे वहां पे वो लोग को दिक्कत क्या आएगा फैक्टर बनाने में। जो SAR/M करते हैं 9/12.75 वो 0.75% आता है, उसका फैक्टर 1.75 नहीं है, 1.0075 है। सम पीपल में मेकिंग मिस्टेक ओवर देयर इन द फर्स्ट मेथड। वो जो फैक्टर है ना 1+, तो वो तो 1 में क्या ऐड होगा, परसेंटेज या डेसिमल? डेसिमल। तो 9/12 जो 0.75 आ रहा है वो 0.75 थोड़ी हो, तो 0.75% है। 9/12 जो आया वो 0.75 है कि 0.75%? परसेंट। तो आप फैक्टर बनाओगे तो 1.0075 होगा। अंडरस्टूड? 1 रुपी का फैक्टर बन रहा है, उस पर डेसिमल ऐड होगा, परसेंटेज ऐड नहीं हो सकता है। और जो लोग मेथड 2 से कर रहे हैं कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज कैल्सी परसेंटेज ही लेता है। Y/Y जो डालना है कैल्सी में वो 0.0075 नहीं डालना है, परसेंटेज डालना है, 0.75 डालना है। समझ गए? तो जो लोग फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं कॉमन मिस्टेक है, वो लोग भूल के 1.75 ले रहे होंगे, फिर जब पावर 12 कर रहे होंगे तो ऐसा बबाल आ रहा हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना? बिकॉज 75% महीने का रेट, तो साल का रेट कितना समझ रहे? वो 1000 क्रॉस कर जाएगा, 1100, 1200, 1300, 14% आ जाएगा। तो आंसर सबको पता है कि भाई 9% कंपाउंडेड मंथली है, तो बैंक वाला 9 से ज्यादा दे रहा है, जरा सा 9 से ऊपर आने वाला। व्हाट इज द आंसर? 9.38। तो सबको एडवाइस है कि अगर आप कैलकुलेट करे बिना एक बार आंसर को सोचते हैं ना कहां आएगा, बहुत बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको एग्जाम में जाके तुक्का मारना है, आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए, बट अगर आप वो 1 सेकेंड दे रहे हो ना, यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ अ लॉट। कि 9% यार बैंक दे रहा है कंपाउंडेड मंथली, ओके, ब्याज पे ब्याज, यानी एक्चुअली क्या आ रहा है ज्यादा, तो आंसर 9 से ज्यादा आएगा। दैट मस्ट बी डन। ठीक है? तो अदरवाइज वी आर लाइक कैलकुलेटर्स आवर सेल्फ, बट वी आर नॉट सपोज टू बी कैलकुलेटर्स, वी आर सपोज टू बी इंटेलेक्चुअल पीपल। ठीक है ना? तो मेथड 1 से कोई कर रहा था तो इन दैट केस उसने 9/12 किया तो 0.75% आया, उसने इसका फैक्टर बनाया तो 1.0075, और पावर वॉट 12 -1 ऑफकोर्स इंटू वॉट 100। ठीक है? इफ एनीबडी जरा सा भी स्ट्रगल कर रहा है एंड ही थिंक्स दैट यार कॉपी कर लेंगे तो बेटर रहेगा, तो यू कैन, बट देन दैट टेंडेंसी शुड स्टॉप इन द सेकंड थर्ड सम ऑनवर्ड्स। ठीक है? आपको लगता है आपको जरा सा भी झिझक था, यू वांट टू कॉपी, तो इन दैट केस यू कैन, बट डोंट डू इट इन ऑल द सम्स। ठीक है ना? ये वही स्टेप्स है, बट कोई स्टेप वाइज दुनिया नहीं चलता है। ठीक है? कंपाउंडेड मंथली सुनते ही डिवाइड बाय 12 किए, 0.75% आया, फिर फैक्टर बनाने के लिए 0.75 को बाई 100 किए, फिर 1 ऐड, 1.0075 पावर 12 -1 द होल इनटू 100। करेक्ट? और दूसरा मेथड जो था वो था 100 प्लस माइनस पीवी, 0.75 I/Y, 12N CPT FV। ये जो आया आपका वो आया 109.38, therefore the answer is 9.38% EAR। ठीक है? 9.38% EAR। करेक्ट? So in case anybody wanted to copy, this is what we have done in method 1, method 2. चलो केस 2, केस 2 या केस 2 SAR। %15 per annum compounded every 4 months, compounded every 4 months, %15 per annum compounded every 4 months. Remember, 4 months is not a quarter. 3 months is a quarter. दोनों मेथड से कर लो।
ठीक है, तो द आंसर इज क्लोज टू 16. व्हाट इज द आंसर? 15.8650 या 87 व्हाटएवर, ठीक है ना? ये है क्या आंसर? ओके, क्या है? 76 बोल रही है, 15.76. ये जो डिफरेंस आ रहा है मेरे ख्याल से 76 या 8650, वो ये आ रहा है कि वो जो 4 होता है ना, वो 4 मंथ इज लाइक क्या बोलते हैं 4 मंथ नहीं, यहाँ तो अप्रॉक्स का बात ही नहीं है, करेक्ट ही आना चाहिए, बिकॉज 4 मंथ माने m इज इक्वल टू व्हाट 3, 3 बार कंपाउंडिंग है, तो रॉन्ग का तो बात ही नहीं है. लेट्स सी. 15 को पहले डिवाइड बाय क्या किए? 3. जिसने बाय 4 किया उसका रॉन्ग. यू आर सपोज टू डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से नहीं है ना. जैसे कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता है तो डिवाइड बाय 6 थोड़ी करते, डिवाइड बाय 2 करते हैं ना. m इज नॉट द नंबर ऑफ मंथ्स, m इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से नहीं है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिस्टेक्स ओवर हियर. 4-4 महीने में कंपाउंडिंग हो रही है, कितनी बार हो रहा है? 3 बार. ठीक है, अब इसके लिए कोई फॉर्मुला थोड़ी बनाएंगे कि पहले 12/4 करना, 3 निकल जाएगा, फिर 15/3 करना, लिमिट हो जाएगा भाई. सॉरी, वी कांट हैव फॉर्मुलाज लाइक दिस. तो 15/3 इक्वल टू व्हाट? 5%. 5% इज ईपीआर एंड दिस 5% इज 1.05. अब इसको भेजना है साल में तो पावर 3, वही जो यहां डिवाइड हुआ था m, -1 द होल इनटू व्हाट 100. 15.76%. आपने क्या मिस्टेक किया था जिन्होंने बोला था 875? यहां पे किसने बोला था 875? बोलो प्लीज. हाँ, क्या मिस्टेक था? और डिवाइड बाय 4 कर दिए थे. ओह, रॉन्ग है वो तो. ठीक है, बिकॉज सोचो ऐसे कि जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता है तो डिवाइड बाय 6 थोड़ी करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं. m इज नॉट द नंबर ऑफ मंथ, m इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स. ठीक है, और ये साफ साफ पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिखा है. तो 15.76%. ओके, और मेथड 2 से करेंगे तो 100 प्लस माइनस व्हाट पीवी, और 5 I/Y, और 3 N CPT व्हाट FV. तो FV आएगा 115.76. Therefore EAR is equal to what? 15.76%. ठीक है. केस 3. केस 3 मैं अपने आप ही क्लास में मेरे को खुद को मोनोटोनस बर्दाश्त नहीं है, तो मैं जब सिमिलर क्वेश्चन कराता हूं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करता रहता हूं, जिससे सिली मिस्टेक भी अवॉइड हो और एट द सेम टाइम प्रैक्टिस का भी स्कोप मिले. ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट द फैक्ट दैट ही विल जस्ट कीप ऑन गिविंग रिपीटेड एग्जांपल्स. आई विल नॉट डू दैट. केस 3. केस 3 में SAR इक्वल टू 18% पर एनम कंपाउंडेड डेली. कंपाउंडेड डेली. तो ये सब केसेस में ना जहां कंपाउंडेड डेली आ गया, डेसिमल प्लेस बढ़ा के चले तो ही बेटर, टू बी ऑन द सेफ साइड. मतलब आप डेसिमल प्लेस को 5 या 6 ले लो, 6 ले लो डेसिमल प्लेस को. ठीक है, जिससे कोई भी अगर रिस्क था अप्रोक्सीमेशन होने का वो हट जाएगा. होप डेसिमल चेंज करना आता है. सेकेंड डेसिमल 6 एंटर CEC. कोई डिफिकल्ट सम नहीं है, सेम टू सेम है. ठीक है, डिफिकल्ट तब होता अगर नॉर्मल कैलसी से करते रहते तो 365 बार टिकना पड़ता कैलकुलेटर को, तो खराब हो जाता कैलकुलेटर. कोई भी गंदा फिगर आए जिसको बीच में संभालना डिफिकल्ट होगा और उसको फालतू में लिखना पड़ रहा है कहीं पे, वो मिस्टेक नहीं करना. वो जो गंदा फिगर आए कोई रेट वगैरह, तो उसको सीधा STO1 में डाल देना. समझ गए? 19.71. ओके, बहुत जन का 19.7164 आ रहा है, शायद वही राइट होगा. बाकी लोग भी ट्राई कर ले प्लीज, बिकॉज क्लास में बैठे हुए एक कॉन्फिडेंस का फीलिंग आना बहुत जरूरी है.
ओके, तो इन दैट केस हमने किया 18 डिवाइड बाय 365 फर्स्ट मेथड से, काफी गंदा सा आया, जो गंदा सा आया सबसे बेस्ट होता उसको वहीं पे डिवाइड बाय 100 कर दिए। अगर सुन लो मेरा बात, डिवाइड बाय 100 किए और जो आया उसको +1, ठीक है, बिकॉज डिवाइड बाय 100 तो करना पड़ेगा, मेथड 1 से कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन यू डू 1 + r तो वो r हैज टू बी इन डेसिमल ना, तो 18/365 आपको इतना छोटा लगेगा ना कि सर वो तो डेसिमल ही लग रहा था इज अ डिफरेंट थिंग, तुम्हारे लगने पे दुनिया नहीं चलेगा। 18 वाज अ परसेंट, तो बाई 365 जितना भी छोटा हो इट वाज अ परसेंट, यू गॉट टू डिवाइड बाय व्हाट 100, देन ऐड 1, देन यू गेट व्हाट फैक्टर। वो जो फैक्टर आया +1 का जो फैक्टर आया उसको y पावर x, उसको y पावर x क्या 365, अब रेज हो गया, और जो आया उसको -1 और जो आया उसको इंटू 100। समझ गए? मैंने जानबूझ के बीच में नंबर्स कॉल आउट नहीं किया क्या आया था, बिकॉज गंदा फिगर्स बोल के फायदा क्या है। 18/365 बहुत छोटा आया, उसको डिवाइड बाय 100 किए तो और भी छोटा हो गया, ठीक है, उसके बाद +1, बट तुम्हारा प्रोसेस सही चल रहा है, हाँ यार 1 + r हो गया, फिर y पावर x 365 इक्वल टू 1 रुपए का फ्यूचर वैल्यू -1 इक्वल टू आंसर आ गया, गंदा आया पता नहीं चल रहा, इंटू 100%, ठीक है। तो इनकेस आप स्टक अप किए थे आपको ट्राई कर लेना चाहिए अभी, बिकॉज अपने आपको कॉन्फिडेंस दो प्लीज। सारा स्ट्रोक्स लिखा हुआ है कैलसी का, 18/365 कुछ आया, वो जो आया डिवाइड बाय 100, वो जो आया उसको +1, अब बन गया फैक्टर 1 + EPR, दिस इज 1 + EPR, ये +1 करते ही जो आया दिस इज 1 + EPR। उसके बाद आपको याद हुआ यार पावर m करना है, तो y पावर x, m इज 365 इक्वल टू, तो 1 रुपए का फ्यूचर वैल्यू आया, उसमें से -1 आंसर आ गया, पर परसेंटेज नहीं आया, फिर इंटू 100। व्हाट इज आंसर? 19.7164%। और सभी जन एक्नॉलेज कर रहे होंगे कि ज्यादा फ्लुएंट तरीका सेकंड वाला है। आई थिंक सभी जन एक्नॉलेज कर रहे होंगे कि सेकंड वाले में ज्यादा कन्वीनियंस है, ठीक है ना, कि यार 100 रुपया कितना बन जाता है, ठीक है। तो मैंने मैं जो स्टेप्स डिक्टेट किया हूं ना, इफ आई से मेरा स्टाइल सोचने का वो ये है कि वो स्टेप्स कुछ नहीं है, सीधा 100 रुपया कितना बन जाता है, दैट इज सेकंड मेथड। और फर्स्ट मेथड क्या है? फैक्टर पावर समथिंग -1, वन वर्ड बोले ना, तो फर्स्ट मेथड इज फैक्टर पावर समथिंग -1 एंड सेकंड मेथड इज 100 रुपया कितना बन जाता है, बिकॉज देन यू टेंड टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ कि कौन स्टेप्स याद रखेगा, हाँ कि अप्रोच। तो सेकंड मेथड था 100 ± व्हाट पीवी, उसके बाद 18/365, इस बार बाई 100 नहीं करें, 18/365 इज व्हाट I/Y, क्योंकि I/Y कैल्सी परसेंटेज लेता है, पॉइंट नहीं लेता है, कैल्सी परसेंटेज लेता है, ठीक है ना। पर फैक्टर बनाते हैं तो 1 + r में r शुड बी इन डेसिमल, ठीक है। और 365 इज व्हाट n, एंड देन CPT व्हाट FV, CPT FV क्या आया 119.7164, so in that case EAR is equal to what 19.7164। ओके, थोड़ा सा बीच में एंटरप्राइजिंग होना जरूरी होता है, मतलब एंटरप्राइजिंग मतलब जहां पे आप मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हो, जहां पे आप खुद कुछ नया सोच पा रहे हो, इसलिए मैं क्लास में कहीं बीच में 2 मिनट रुक जाता हूं और कुछ ऐसा देता हूं जो मैंने पढ़ाया नहीं है। अगर 19.7164 से 19.7164 से EAR से तुमको मंथ का रेट निकालना है, किसका? मंथ का रेट निकालना है, और मंथ का रेट निकालने के बाद इंटू 12 कर देना। मंथ का रेट को निकालने, सॉरी मंथ का नहीं, 19.7164 से अगर तुमको डे का रेट निकालना है, डेली रेट, और डेली का रेट को इंटू 365 कर देना, तो तुम्हारा आंसर 18% आना चाहिए ना, ठीक है। ट्राई करो प्लीज, 19.7164 से तुमको 18% लाना है, ओके। 19.7164 जो है EAR है, उससे आप लोग को 18% लाना है, प्लीज ट्राई दैट। याद है तरीका ये है कि 19.7164 साल का रेट है, मेरे को एक दिन का रेट चाहिए, वो एक दिन का रेट एक बार आ गया, उसके बाद इंटू 365 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ लोग को एडवाइस अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए, जो केस 1 था ना, केस 1 उसका जो आंसर आया था EAR, उसको पकड़ के पहले बैक ट्रैक कर दो,
बिकॉज केस वन में सुंदर फिगर्स थे. इट वॉज कंपाउंडेड वॉट. केस वन क्या था देखो ना, कंपाउंडेड मंथली था ना. केस वन को पहले सॉल्व कर रहे हो, केस वन का आंसर से कैसे लाएं SAR, उसके बाद केस थ्री में आ जाना. 2 बार टाइम जाएगा और बेटर रहेगा बिकॉज तुम केस वन को संभाल पाएगा. केस वन पे दिमाग लगा लो कि EAR से SAR कैसे निकाले, वो ज्यादा इजी टू हैंडल है. आंसर तुमको पता ही क्या लाना है. आपको केस वन में 9.38 से 9 लाना है. 8.99 आ सकता है, दैट्स ओके. 9.38 से 9 लाना है. द स्टूडेंट इज सेइंग सर 8.99 आ रहा है, वो राइट होगा बिकॉज वो तो हम लोग 9.38 अप्रॉक्स दे रखे ना. तो किसी एक जन का आ गए 9.38 से 9 आ गए, बाकी ये 2-3 जन का और आ गए. देखो ट्राई करो. $9.38 का मतलब 100 रुपया 109.38 बन जाता है. ठीक है ना. और किसी का आया? ओके. यस प्लीज, आप अपना मेथड शेयर करो. तुमने थर्ड वाले केस का किया है, ठीक है. उन्होंने थर्ड वाले केस का किया है. वो जो 19 पॉइंट समथिंग था उससे इन्होंने 18% निकाला है. रिमेंबर 19.7164 was per annum compounded annually. With the help of this rate she has found out 18% per annum compounded daily. We are asking us her how. Yes. Yeah. Okay. She took a factor of this 19.7164 ka factor. What is it? 1.197164. Just 1 second, I'm interrupting you. You did a factor of this. Would you interpret the meaning of 1.197164? No, that's true. I'm asking you, what is 1.197164? Can you speak it out? Yeah, correct. That's the future value of 1 rupee. That's the future value of 1 rupee after 1 year. 1.197164. Then move along. Aage. Correct. Then she did the power 1 by 365 because एक होते ना अपने फालतू में अपने स्टेप्स को बढ़ा रहे और एक होते एकदम नेचुरल तरीका सोचने का. ये जो है ये कितने का है? ये 1 साल का फैक्टर है, 1 साल का है और आपको पहुंचना है 1 दिन में. साल से 1 दिन में. साल से अगर 6 महीने में जाते पावर हाफ. साल से अगर क्वार्टर में आते पावर 1/4. साल से अगर महीने में आते पावर 1/12. साल से अगर दिन में आ रहे हैं पावर 1/365. सोचो, बिकॉज साल से 2 साल में जाते तो सब बोलते थे स्क्वायर. 3 साल में जा रहे तो क्यूब. यानी पावर में क्या लेते हो आप? नंबर ऑफ इयर्स ना. तो 6 महीना माने हाफ, 3 महीना माने 1/4, 1 महीना माने 1/12, 1 दिन मतलब क्या है? 1/365. करेक्ट एकदम. तो शी डिड पावर 1/365 और फिर -1. अंडरस्टूड? ठीक है. खैर नोट्स वाइज हमने इस पे नोट्स बनाया नहीं था. नोट्स वाइज आई एम एडमिटिंग. ठीक है. तो और कोई दूसरे तरीके से कोई, बिकॉज ये जो तरीका है
ये मानना पड़ेगा थोड़ा गंदा है ना, बिकॉज 1.197164, ठीक है, वो लिए, उसके बाद वो पावर 1/365 को संभालना ब्रैकेट देके या एसटीओ के हेल्प से, फिर -1, फिर गंदा सा फिगर स्क्रीन पे आना जिससे लगेगा रॉन्ग आ रहा है, फिर इंटू 100 करना, फिर जब एबीसी ऑप्शन मैच करेगा हाँ हाँ सही है तब, वरना आंसर देख के तो नेगेटिव फीलिंग आएगा ना। इसका दूसरा तरीका अगर सोचते हैं, सुनना प्लीज, अपना 2 मेथड चल रहा है नोट्स पे ना। एक मेथड हार्ड कोर पावर वाला मेथड जो कि कंसेप्चुअली बहुत जरूरी है बिकॉज आपको आना चाहिए, बट गिवन द कैल्सी आई थिंक सेकेंड मेथड बेटर है। तो इसका सेकेंड मेथड क्या होगा, सुनना, कैल्सी को बोले पीवी 100 रुपया, लिखना मत, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैल्सी बोले 100 प्लस माइनस पीवी, कैल्सी को बोले 119 पॉइंट क्या था, 7164 एफवी। कैल्सी को बता दिए भाई 100 रुपया पीवी इतना एफवी, करेक्ट, ऑपोजिट साइन में, ऑपोजिट साइन होना जरूरी है, 100 रुपया नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अब कैल्सी में हम लोग इंटरेस्ट मांग रहा चाह रहे सीपीटी आई बाय वाई, पर वो एन मांग रहा है, क्या मांग रहा है, एन। तो मेरे को तो 365 दिन मैंने पर डे का चाहिए ना, तो मेरा जो एन होगा वो एम होगा, एन क्या होगा, एम एम एम, तो एन क्या है 365, 365 एन। जैसे ही कैल्सी को 365 एन डाले वो अपने आप ही अपने को एक दिन का ब्याज बताएगा, और सीपीटी वॉट, आई बाय वाई। प्लीज ट्राई दिस ऑन द कैल्सी। एरर तब अगर आप प्लस माइनस संभाल रहे नहीं हो, संभालो ठीक से। 100 प्लस माइनस पीवी कैल्सी पे ट्राई करो, लिखो बाद में, अरे बाद में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे ना अपने। 100 प्लस माइनस पीवी 119.7164 एफवी 365 एन सीपीटी आई बाय वाई, तो अत्यंत गंदा आएगा बिकॉज वो डेसिमल है, उसको इंटू 100 करो, इंटू 100, ये भी गंदा ही दिख रहा है। ये जो आया ये एक दिन का ब्याज है, क्या है, इंटू 365, 17.99 मतलब 18 ना, 18 आ गया ना। दिस इज इजी, पीपल लाइक दिस। हाँ सर ठीक ही तो है। ईएआर ये बताता है, ईएआर ये बताता है कि 100 रुपया तेरा लास्ट में कितना बन जाता है। तो कैल्सी को बता देना कि 100 था इतना बन गया, और एम को नंबर ऑफ पीरियड्स डाल दो, और सीपीटी आई बाय वाई, सीपीटी आई बाय वाई से एसएआर आएगा कि ईपीआर आएगा, ईपीआर। सीपीटी आई बाय वाई से वो पीरियोडिक का रेट आएगा ना, मंथ का या डे का या क्वार्टर का। और फिर उसके बाद आप लोग को पता ही है, आप लोग एसएआर कैसे निकालते हो, इनटू से या फैक्टर से, इनटू से। यानी मेथड 2 कितना इजी है इसका। मैं तो नोट्स लिखाने वाला हूं, नो डाउट, आई एम गोइंग टू डिक्टेट द नोट्स। अब क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लोगों को स्ट्रेस और मिक्सअप हो रहा है अभी आप लोग सबके, बिकॉज अब 2-3 चीज आ गए ना, एसएआर से ईएआर, अब ईएआर से एसएआर। वो मैं बोल रहा था जो लोगों को झमेला होता है इस एलओएस में, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ यू थिंक दैट ना यार बहुत ज्यादा चीज हो गया, बहुत ज्यादा चीज नहीं हुआ, वो तब हुआ जब ने उसको ज्यादा चीज कर रहे हैं, खासकर नोट्स वाइज, कि नोट्स पे पॉइंट नंबर 4 चालू हो जाएगा, उसमें 2 मेथड, तो सोचेगा यार 2 2 4 मेथड, ले झमेला, एक में परसेंटेज, एक में डिवाइड बाय 100, ठीक है। पर एग्जाम्पल्स नंबर्स की हेल्प से रफ पेज लेंगे ना, और रफ पेज में ऐसे स्टार्ट करेंगे, 5% 6 महीने का है, साल का क्या है, एक है 10, एक है 10.25। 10 को क्या बोलते हैं, एसएआर, 10.25 को क्या बोलते हैं, ईएआर। इसका मतलब वो 5 क्या था, ईपीआर, 5 क्या था, ईपीआर। तो ईपीआर से एसएआर ईएआर निकालने का मेथड क्या है, इनटू, और या फिर क्या, फैक्टर। पर फैक्टर के बजाय सर ने और एक मेथड बताया था, 100 रुपया का हिसाब। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नोट्स को फॉलो करने के बजाय बार बार, you have to take a fresh page, write some numbers raw and start yourself. When you command things, you reach a level which is not comparable to what I am teaching. But when you follow on me ना, मैंने आप मेरा ही नोट पढ़ोगे ना, step 1, step 2, step 3, this is bogus thing. एक बार आप गाइड कर सकते हो अपने आप को, बट देन यू हैव टू टेक अ रफ पेज एंड स्टार्ट फ्रॉम योर ओन। चल, एक महीने का ब्याज 2% है, अब इससे सारा का सारा करते कि साल का क्या है। यू हैव टू डू दिस, बिलीव मी, दोज पीपल हु डू दिस दे टेंड टू रीच अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर एज कंपेयर टू व्हाट आई एम टीचिंग, ठीक है। तो लेट्स राइट डाउन पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, कन्वर्जन। पॉइंट नंबर 4, कन्वर्जन। पॉइंट नंबर 3 का लैंग्वेज क्या था, जस्ट चेक। हाँ, तो कन्वर्जन फ्रॉम ईएआर टू एसएआर लिख दो। पॉइंट नंबर 4, कन्वर्जन फ्रॉम ईएआर टू एसएआर, कन्वर्जन फ्रॉम ईएआर टू एसएआर, ठीक है। इनफैक्ट हेडिंग में ही जो पॉइंट नंबर 3 का हेडिंग था, कन्वर्जन फ्रॉम एसएआर टू ईएआर, उसके ब्रैकेट में ये लिखना, ब्रैकेट में आंसर विल बी हायर। पॉइंट नंबर 3 के ब्रैकेट में आंसर विल बी हायर,
कन्वर्जन फ्रॉम SAR टू EAR के ब्रैकेट में आंसर विल बी हायर, और ये वाले में आंसर विल बी लोअर। और फिर से बैड मेंटालिटी, कोई रट रहा है इसको ना, रट लेते हैं SAR से EAR ज्यादा आएगा, ज्यादा है, ऐसे नहीं चलेगा भाई। हम तो सोचने बोल रहे हैं वो तुमको, एक कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया तो ब्याज पे ब्याज लेके EAR क्या आएगा ज्यादा, और तुम उसको अगर लर्न करे तो खराब कर रहे हो नोट्स को, ठीक है। ओके, तो इसमें मेथड वन वो वाला मेथड जो उन्होंने किया, मैं एग्जैक्टली वही वाला मेथड कर रहा हूं जो उस फीमेल ने अपने शेयर किया ना कि सर 19 पॉइंट समथिंग का मैंने फैक्टर बनाया 1.19, ठीक है। तो लिखो मेथड 1, उसके अंदर स्टेप 1, मेक अ फैक्टर ऑफ EAR, मेक अ फैक्टर ऑफ EAR, दैट इज 1 प्लस EAR। ना मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल मेरे को अलाउ नहीं करता है कि मैं डिक्टेट करूं 1 प्लस EAR बाय 100। आई डू नॉट लाइक दिस, यू अंडरस्टैंडिंग। वैसे करना तो यही है आपको, अगर 19% EAR है तो आपको 1 प्लस 19 करना है कि 1.19, बट मैं आई कांट डू दैट बिकॉज दैट्स बैड नोट्स। मैं एकदम लोअर लेवल ग्रेविटी के नीचे चले गए अपने, वो होता है, वो आपको समझना पड़े। 1 रुपया में जोड़ रहा है तो यार देखो परसेंटेज नहीं जोड़ना है, डेसिमल जोड़ना है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था स्टेप 1, मेक अ फैक्टर ऑफ EAR, 1 प्लस EAR लिख दो वहां पे, 1 प्लस EAR। स्टेप 2, EPR क्या फुल फॉर्म था, पीरियोडिक रेट। EPR इज इक्वल टू 1 प्लस EAR टू द पावर 1 बाय m माइनस 1 द होल इंटू 100। ये वाला पार्ट जो लोग करें कैल्सी में, वो करने का 2 तरीका है। या तो आप इसको ब्रैकेट के थ्रू करोगे, यानी क्या, जैसे 1.19 समथिंग था, फिर उसके बाद y पावर x, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर 1 बाय 365, फिर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -1, नो इश्यूज, कोई बड़ा बात नहीं बोल रहा हूं। और या किसी को अच्छा नहीं लगता है ब्रैकेट, तो वो क्या करेगा, 1 बाय m को पहले से STO1 में डाल देगा, 1 बाय 365 जो आया STO1, उसके बाद 1 प्लस EAR y पावर x RCL1, y power x RCL1 equal to, you understand? So you can manage this either with bracket or with the help of STO RCL, that depends upon your convenience, ठीक है ना। अब स्टेप 3, EPR से SAR कैसे निकालते हैं, फैक्टर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो लिख दो SAR इक्वल टू EPR इंटू m, EPR इंटू m, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, जो आज क्लास चालू हुआ। 6% क्वार्टर का रेट है साला क्या है 24, 10% 6 महीने का रेट है साला क्या है 20, 5% 1 महीने का रेट है साल का क्या है 60, समझ गया, वो जो नॉर्मल कॉमन सेंस, ठीक। नेक्स्ट मेथड 2, ब्रैकेट यूजिंग TVM मोड, मेथड 2 ब्रैकेट यूजिंग TVM मोड, यूजिंग TVM मोड। तो सबको TVM मोड वाला ही बेटर लग रहा है करने वाइज, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आपको वैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। TVM मोड में स्टेप 1, अंडरस्टैंड दैट a PV of 100 is becoming an FV of 100 plus EAR, is becoming an FV of 100 plus EAR in M periods. In M periods, ये टोन पिकअप हो रहा है, in how many periods, M periods, M, in M periods, ठीक है। स्टेप 2, 100 प्लस माइनस PV, प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है इस बार, बिकॉज आप PV FV दोनों डालने वाले, वरना एरर आ जाएगा कैल्सी में। और 100 प्लस EAR, इस बार कौन सा EAR, 19 या 0.19, 19, 100 में ऐड कर रहे हैं, इट्स नेचुरल, ठीक है ना। 100 प्लस EAR इज व्हाट, FV M डैश N
CPT I by Y, ये जो आया, इज इट द आंसर और इट इज EPR डैश EPR? ये EPR है, इफेक्टिव पीरियोडिक रेट है, EPR है. स्टेप 3, EAR is equal to EPR, SAR equal to EPR into M. EPR into M. ठीक है? ओके, कम टू द बुक पे आना. क्लास वर्क क्वेश्चंस पेज नंबर कौन से स्टार्ट है? 19 से है क्या? हाँ. ना यू विल फाइंड समटाइम्स दैट जो CFA इंस्टीट्यूट का, जैसे ये जो क्वेश्चंस है ये सारे CFA इंस्टीट्यूट के को रीडिंग से है. दीज क्वेश्चंस आर नॉट माय क्वेश्चंस, दीज आर बाय द इंस्टीट्यूट को रीडिंग्स. सम ऑफ द क्वेश्चंस में बी नॉन MCQ ओरिएंटेड, नॉन MCQ माने जिनमें ऑप्शंस नहीं है ABC. Most of the questions are ABC वाला. Your habit should always be to concentrate on the options वाला question. कौन सा? ABC वाला. यानी वो क्वेश्चन नहीं करना है जिनमें ऑप्शंस नहीं है. हाँ, आपको अगर और प्रैक्टिस करने का मन हुआ बाद में, तो इन दैट केस आप वो भी कर सकते हो, बट अदरवाइज देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो ABC जिसमें ऑप्शंस हो वही प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे मल्टीपल चॉइस वाइज दिमाग लगे. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अपने थोड़ा आगे चलते हैं. मेरे में 1 सेकेंड वो गलती वाला बुक है जिसमें प्रोबेबिलिटी का सम्स आया हुआ है. आप लोग के में कौन सा होना है? पेज नंबर 19 में कौन सा पेज? वो हाँ, तो मेरे पीछे होगा वो. ठीक है, मेरे पीछे होगा वो. वी हैड मेड अ मिस्टेक व्हाइल प्रिंटिंग द बुक वंस, जिसमें भूल के प्रोबेबिलिटी वाला सम्स आ गया था. तो उन बुक्स में पीछे में क्लास वर्क क्वेश्चन है. यस, फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर रहे. सबके LOS A लिखा हुआ है क्या? इंटरप्रेट इंटरेस्ट रेट एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो वाला बुक. और जिनके पेज नंबर 19 में वो क्वेश्चन नहीं है, वो लोग पेज नंबर 376 में जाएं. ठीक है, वहां मिल जाएगा पीछे क्लास वर्क क्वेश्चन. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द क्लास वर्क क्वेश्चन. अ बैंक पेज अ स्टेटेड एनुअल रेट ऑफ 8%. Stated annual rate of 8%. Very bad language. Why? Because stated annual rate cannot be spoken without speaking about M. It's an incomplete language ना. How can they say stated annual rate? जब भी कोई आदमी stated rate बोल रहा है, उसको बोलना जरूरी है कि भाई frequency of compounding क्या है. ठीक है, तो अभी तो अधूरा लैंग्वेज लग रहा है. आगे, what is the effective annual rate using the following types of compounding? ओके, ये थोड़ा मेहनत करवा रहे हैं. ये बोलना चाह रहे हैं, एक बार 3 बार निकालना प्लीज. 8% को मान ले कंपाउंडेड क्या है? क्वार्टरली. 8% को मान ले कंपाउंडेड क्या है? मंथली. 8% को मान ले कंपाउंडेड क्या है? कंटिन्यूअसली. कंटिन्यूअस वाला पार्ट मैंने करवाया नहीं है. आपको A और B सॉल्व करना है. A और B सॉल्व करना है. 8% SAR. व्हाट इज इट? SAR. कंपाउंडेड व्हाट? क्वार्टरली. तो आपको इसका EAR निकालना है. प्लीज निकाल दो. मेथड 2 से निकालो, बेटर रहेगा. अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो पहला फीलिंग 8/4 2%. तो 100 को प्लस माइनस PV डालना है. 2 को I/Y, N को 4. 100 को प्लस माइनस PV डालना है. 2 को I/Y, N को 4 और CPT FV. तो स्क्रीन में जो दिखा 108.24, तो 8.24 इज व्हाट? आंसर. तो बगल में आंसर लिख लें. ये आंसर कॉपीड आया नहीं है. क्वार्टरली का आंसर 8.24%. क्वार्टरली का आंसर इज 8.24%. चलो मंथली करते हैं. कैल्सी का स्ट्रोक चेंज नहीं करना है, केवल क्या चेंज करना है? एन. एक मिनट, डेफिनेटली एक मिनट. मैं फास्ट बोला इसलिए बिकॉज हमने कर चुके थे तो इंट्रो, इसलिए. गुड दैट यू इंटरप्टेड मी. आई सेड SAR से EAR निकालना है. अपना क्या बात हुआ? SAR है 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो उसको डिवाइड बाय 4 करो, तो जो 2% आया वो EPR है. अब देखो 100 रुपया कितना बन रहा है, तो 100 रुपया PV हो गया. 2% I/Y, N इक्वल टू 4, CPT FV. तो 108 पॉइंट क्या आ रहा है? 108 पॉइंट क्या आया था?
24, तो आंसर इज 8.24%। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में M12 है, कंपाउंडेड मंथली है ना, तो M क्या है 12, तो इस बार वही 100 FV है, 8/12 I by Y, 8/12 is I by Y and 12 M CPT FV, केवल M चेंज होते जा रहे हैं, 8/12 is I by Y, M12, ठीक है, CPT FV, तो 100 एंड क्या आ रहा है 8.29, 8.3%, ठीक है, तो 8.3% आंसर, 8.3% आंसर। आंसर तो बगल में लिख लो प्लीज, ये पॉइंट नंबर 3 से कनेक्टेड है, तो जो भी बाई चांस कोई स्ट्रगल कर रहा है तो बाद में नोट्स की हेल्प से फिर पिकअप करे, बिकॉज क्लास डेफिनेटली फॉलो कर पा रहा है तो इन दैट केस मेरे को एक रिदम में आगे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन 10 years, question number 5, in 10 years what is the value of 100 invested today at an interest rate of 8% per year compounded monthly? wait बोल रहा है 10 साल में 100 रुपया का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, 10 साल में 100 रुपया का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा 8% पर ईयर पर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कंपाउंडेड मंथली। तो इन दैट केस लिसन, कैल्सी आई बाय वाई केवल इफेक्टिव रेट को ही लेता है, कैल्सी आई बाय वाई केवल इफेक्टिव रेट को लेता है, एसएआर को नहीं लेते आई बाय वाई। पर इफेक्टिव रेट दो ठो है, एक तो ईएआर है और एक ईपीआर है। तुमने दो इफेक्टिव क्लास में सुना आज, एक तो ईपीआर और एक क्या ईएआर, यानी ये सम दो तरह से सॉल्व हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन तुम आई बाय वाई क्या लेगा, ठीक है। तो सबसे नेचुरल सॉल्यूशन है जैसे ही दिखा 8% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली देखते ही डिवाइड बाय व्हाट 12। तो अगर आप 8/12 को आई बाय वाई डालेंगे तो आपने इंटरेस्ट रेट पर ईयर डाला है कि पर मंथ, तो आपका एन होगा नंबर ऑफ मंथ्स, और 10 साल में कितने मंथ्स होते हैं 120। प्लीज सॉल्व इट, 100 प्लस माइनस पीवी, 100 प्लस माइनस पीवी, 8/12 आई बाय वाई 120 एन सीपीटी एफवी, 221.96, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाई चांस कोई भी पर्सन अगर इलॉजिकली अटक रहा है तो फ्रेश करे, एक बार सेकेंड एफवी का बटन प्रेस कर दो तो सेकेंड क्लियर टीवीएम हो जाएगा। कोई भी पर्सन अगर साथ में करना चाह रहा है, मेरे हुआ नहीं तो उसका सेकेंड एफवी का बटन प्रेस कर दो और सीईसी कर दो, फ्रेश कर लो। उसके बाद 100 प्लस माइनस पीवी की 100 रुपया जमा किए, फिर 8/12 नॉट 8/12 आई बाय वाई, और 120 क्या होगा एन, बिकॉज 10 साल में 120 महीना, और सीपीटी व्हाट एफवी। आ गया। दूसरा तरीका इस सम को करने का क्या है, हैंड रेस करें। यहां पे एक जन हैंड रेस किया है और कोई, इसी सम को करने का दूसरा तरीका, ये सेकंड पर्सन है, आपको चांस मिलता है, बोलिए, बोलो, बैठ के बोलो आराम से। ईयर्स कैसे इफेक्टिव निकाल लेंगे, ये क्या बोल रहा है, इफेक्टिव निकाल लेंगे, 8% का इफेक्टिव तो 8 पॉइंट कुछ होगा ना, वो निकाल के उसको आई बाय वाई डालेंगे, उसको आई बाय वाई। पर अगर उसको आई बाय वाई डाले तो आपने जो रेट डाला वो साल का कि मंथ का, साल का, तो एन क्या होगा नंबर ऑफ ईयर्स 10। इट्स वेरी नेचुरल। आपने आई बाय वाई मंथ का डाला तो एन होगा नंबर ऑफ मंथ्स, आपने आई बाय वाई ईयर्स का डाला तो एन होगा नंबर ऑफ ईयर्स। बट ये बात पक्का है कि आप एसएआर को आई बाय वाई नहीं डाल सकते हो। कोई बोलेगा हम 8 को आई बाय वाई डाल दे और एन को 10, तो राइट है क्या, एकदम रॉन्ग है। यू कांट पुट एसएआर एज आई बाय वाई. I by Y will always be effective, either EPR or EAR. Now, which solution do you think is more natural? The second one which we are thinking of doing, या this one? This one. कौन फालतू में 8/12 से पहले इफेक्टिव निकालेगा, टाइम वेस्टेज कर रहे हो ना। तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन EPR के हेल्प से। तो EPR नॉट मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुक EPR, बट EPR इज वेरी 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 यूजफुल, इफेक्टिव पीरियोडिक रेट while doing sums. ठीक है, तो दैट्स वेरी यूजफुल। ठीक है, Number 6, if 1,000 is invested at the beginning of the year at an annual rate of 48%, compounded quarterly, सबसे important sentence, compounded quarterly, तो 48 गंदा है, incorrect है, ऐसे आ रहे वो। ठीक है, तो what would
the investment be worth at the end of the year? Question number 5 and 6 are same. So in that case, I am waiting for the answer. Do it. बाकी लोग कर लो. लोग सी आंसर बोल रहे हैं. 5 और 6 में कोई डिफरेंस नहीं है. दोनों क्वेश्चन सेम है. 5 और 6. जैसे 5 किया वैसे ही 6 होगा. ऑफ कोर्स वहां पे कंपाउंडेड मंथली था, यहां पे कंपाउंडेड क्वार्टरली है. तो वहां पे डिवाइड बाय 12 था, यहां पे डिवाइड बाय क्या होगा? 4. और अगर आपने डिवाइड बाय 4 किया तो आपका क्वार्टर पीरियड हो गया, तो आपको n नंबर ऑफ क्वार्टर्स डालने हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर ही पूछा और इजी कर दिया है. तो 4 यानी 1000 प्लस माइनस पीवी 48 by 4 जो आया 12. दैट्स व्हाट? I by Y 4n CPTFV. ओके, 1000 प्लस माइनस पीवी 48 by 4 I by Y और 4n CPTFV क्या? 1574. 1574. अगर यहां 10 साल होता 10 साल तो n क्या डालते? 40. विच मीन्स एक चीज लर्न कर लो. N is not the number of years in this chapter. N is the number of periods. Number of periods. Okay? And I is either EPR or EAR. In fact, if you remember EPR, it's better because EAR is also a type of EPR. EAR is also a type of EPR for the period of 1 year. है ना? यानी कि I by Y हमेशा EPR डालना है और N को हमेशा नंबर ऑफ पीरियड्स डालना है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं. एंड दैट्स इट. ठीक है? बिकॉज हु विल टेक द टेंशन ऑफ दिस दैट फॉर्मूला एंड ऑल दैट. ठीक है? तो नंबर 5 और 6 अपने उस रिदम में किए हैं. ठीक है? तो कन्वर्जन जो है फ्रॉम EAR टू SAR, SAR टू EAR कंप्लीट हो गया. केवल पॉइंट नंबर 4 जो था ना, EAR टू SAR, उसका रिटन प्रैक्टिस नहीं हुआ. पॉइंट नंबर 3 का तो प्रैक्टिस हो गया था, पॉइंट नंबर 4 का प्रैक्टिस नहीं हुआ. बट वो आप लोग के ऊपर है. अगर आप लोग वो जो 3 एग्जाम्पल्स था अपना, 3 एग्जाम्पल किसका? SAR टू EAR का, उन तीनों को अगर कोई सॉल्व करता है EAR टू व्हाट? SAR, तो जाके वो लीड कर रहे हैं. ओके? वही तीनों एग्जाम्पल का आंसर से क्वेश्चन निकालना अगर तुम करते हो, बहुत बढ़िया है. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल डू इट. इट्स हार्डली एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 मिनट्स का टाइम. तीनों एग्जाम्पल में आप EAR से SAR निकालना एंड यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है ना? ओके, ठीक. वी एंड द क्लास ओवर हियर. See the plan of action. I'm just communicating to you all. Some people are appearing in December, some people are appearing in June. Listen just 2 minutes. The plan of action is that we are going to continue this pace in the month of June. यही वाला pace से continue करने वाले in the month of June. Beginning July, perhaps 1st, 2nd July, classes Monday, Wednesday, Friday जो होता है will become 2 times, which means 11 to 1 जैसे होता है, 11:15 से 1, और फिर 1:30 to 3. 2 स्लॉट होना चालू हो जाएगा. और वहां पे जो अपना एग्जिस्टिंग टॉपिक चल रहा है ना, वो मोटा मोटी खत्म हो चुका होगा उस समय, वो चला जाएगा 1:30 वाले स्लॉट में एग्जिस्टिंग टॉपिक, और 11 o'clock वाले स्लॉट में नया टॉपिक चालू हो जाएगा. समझ गए? बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स और है ना जो करने हैं अपने को. तो अकॉर्डिंगली वो सभी जून वाले भी और दिसंबर वाले वो सारे में आएंगे. और जो दिसंबर वाले स्टूडेंट है उन लोग का वहां पे ट्यूसडे और थर्सडे उनका वहां पे एक्स्ट्रा टॉपिक चालू होगा, जिनमें जून वालों को नहीं आना है. दिसंबर वाले ट्यूसडे और थर्सडे एक्स्ट्रा आएंगे. कब से? जुलाई से. समझ गए? तो दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन. तो जो भी कोई फ्रेंड्स वगैरह है जो और ज्वाइन करने का सोचता है अभी जून में, तो उसको इसी बैच पे ज्वाइन करना पड़ेगा बाय टेकिंग बैकअप. हाँ, जुलाई में नए टॉपिक से चालू कर पाएगा, बट देन फिर भी तो उसको बैकअप फिर बाद में लेना पड़ेगा ना. ठीक है? जस्ट टू इन्फॉर्म. या हाँ हाँ, सीए का तो आधा कंटेंट ट्यूसडे थर्सडे को ही होता है. मालूम है.